नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा और स्टूडियो में आ चुके हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, राहुल महाजन जी और समीर चौगांवकर जी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज काफी सारी खबरें हैं। कर्नाटका का अपडेट है। कर्नाटका में बड़ा फैसला तो हो गया, सिद्धरामैया ने इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा मंजूर भी हो गया दिल्ली में, लेकिन बैठकें अभी भी चल रही हैं। इसके अलावा कुछ इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी को नेता मानना नहीं मानना, इसको लेकर के बयानबाजियां होने लगी हैं। वो आपको मैं कुछ बयान दिखाऊंगा गैर कांग्रेसी अपोजिशन पार्टीज के। पंजाब में स्थानीय निकाय के चुनावों के नतीजे जो हैं वो आए हैं। किस पार्टी ने बाजी मारी और कितने अंतर से, इसकी बात हम करेंगे। लेकिन शुरुआत आइए हम कर्नाटका की कहानी से ही करते हैं। कर्नाटका में सिद्धरामैया के इस्तीफे के बाद अभी भी हलचल जारी है। स्टेट की सारी मेन लीडरशिप दिल्ली में है इस वक्त। सिद्धरामैया अलग अलग नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले केसी वेणुगोपाल के घर पर भी वो गए, जो संगठन महासचिव हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले। ये देखिए, राहुल गांधी से इस तरीके से मिले हैं, गले लग के मिले हैं। सिद्धरामैया जी ने कंधे पे हाथ रख के सांत्वना दी है उनको। और राहुल गांधी क्यों इतने खुश दिखाई दे रहे हैं पता नहीं, मतलब शायद आपने इतनी गरिमा से आपने इसको स्वीकार कर लिया। ये बात तो सिद्धरामैया जी के लिए कहनी पड़ेगी। कोई तो मेरी बात सुन ली किसी ने। अब सर जो भी हो, लेकिन हाँ, बड़े प्रसन्न दिख रहे हैं वो। तो ये अच्छा, वो भी गले मिले हैं। देखें तो ये सब कुछ चल रहा है। लेकिन सिद्धरामैया जी ने कुर्सी भले ही छोड़ दी हो, दावपेच नहीं छोड़े हैं अभी भी, वो अभी भी चल रहे हैं। ये जो दिल्ली में वो आए हुए हैं, 8 मंत्री भी आए हैं साथ में, ऐसा बताया जा रहा है। प्रियंक खड़गे जी, खड़गे साहब के बेटे, वो भी आए हुए हैं यहाँ पे। और अब मामला जो है, ये किनसे मुलाकात है सर? हाँ, वही खड़गे साहब से मुलाकात है। और अब जो बात चल रही है उसमें देखिए, एक तो मंत्री बनाए जाएंगे, तो किस गुट के, किस खेमे के कितने मंत्री, वो भी चलेगा। उसके लिए भी बात हो रही है। बात तो बोर्डों और कॉर्पोरेशन तक की अभी ही दिल्ली में सारी सुनवाई कर लेना चाहते हैं सिद्धरामैया, ऐसी खबरें आ रही हैं। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष का पद, प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा, इसको लेकर की बात है। जाहिर है कि प्रदेश अध्यक्ष तो नहीं रहेंगे डीके शिव कुमार, तो वहां वो चाहेंगे सिद्धरामैया कि उनके किसी करीबी को जो है वो पोजीशन मिल जाए। साथ में फिर ये राज्यसभा वाली बात भी है। राज्यसभा वाली में ना आने की बात वो कल कंफर्म कर चुके हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अब देखिए कि उसको लेकर के राहुल गांधी उनको क्या कहते हैं। बताया जा रहा है कि अब सिद्धरामैया का पूरा फोकस अपने बेटे को कर्नाटका की पॉलिटिक्स में मजबूत पोजीशन दिलाने को है। वहीं डीके शिव कुमार के कैबिनेट और प्रदेश अध्यक्ष की कमान को लेकर के भी मामला फंसा हुआ है। अभी तक कोई फाइनल बात तय हुई नहीं है। विजय लक्ष्मी हमारे सहयोगी, वो जुड़ गई हमारे साथ। सारी मुलाकातें विजय लक्ष्मी हो गई हैं। अब आप बताइए खबर क्या निकली? देखिए, खबर यही है सौरभ के सिद्धरामैया अब चाहते हैं कि भाई उनके लोगों को जो है अकोमोडेट किया जाए। और इसके इधर दूसरी तरफ डीके शिव कुमार भी तमाम एमएलए से जो है वो मुलाकात कर रहे हैं। अब जो रशाकशी है या जो अब लड़ाई है वो है कि अहम पोर्टफोलियो किसको मिले। सिद्धरामैया दिल्ली आने की बात तो खारिज कर चुके हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि उनके बेटे को कहीं अच्छी जगह अकोमोडेट किया जाए। इस तरह की खबरें भी चल रही थी कि उनको जो है डेप्यूटी सीएम दिया जा सकता है। तो अब ये तमाम चीज़ों का इंश्योर कर लेना चाहते हैं सिद्धरामैया, इसलिए काफ़ी सारे उनके जो करीबी मंत्री हैं वो उनके साथ, अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर संख्या उन्हीं मंत्रियों की है जो उनके साथ दिल्ली में है, जो सिद्धरामैया के करीबी माने जाते हैं। अब कहीं डीकेएस विच हंटिंग ना करें, या डीके शिव कुमार जो हैं उनके लोगों को ज़बरदस्ती जो है साइडलाइन करने की कोशिश ना करें, ऐसा ना हो, इसको इंश्योर करेंगे। क्योंकि इस तरह की खबरें तो चल रही है कि 2 दर्जन से ज़्यादा लोगों को कैबिनेट से ड्रॉप किया जा सकता है नई कैबिनेट में, और ये बहुत पहले से चल रहा है। और इसका कारण सिद्धरामैया या डीके शिव कुमार से अलग हट करके एंटी इनकम्बेंसी, नॉन परफॉर्मेंस चार्जेस, वेरियस काइंड्स ऑफ चार्जेस, ये तमाम चीज़ें हैं जिनको लेकर के चल रहा है कि भाई 2 दर्जन लोग जाएंगे। और राहुल गांधी भी चाहते हैं कि भाई नए फ्रेश चेहरे जो हैं वो दिखें मंत्रालयों में, और संगठन में जो है वो जो सीनियर हैं, वेटरन लोग जो हैं वो संगठन की जिम्मेदारी संभालें, ताकि जो आगे आने वाला 2028 का चुनाव है। विजय लक्ष्मी, ये बता दीजिए कि ये सिद्धरामैया ने जो कल अपना फैसला सुनाया कि मैं राज्यसभा नहीं आऊंगा, मुझे कर्नाटका की पॉलिटिक्स में ही रहना है, ये स्वीकार होगा राहुल गांधी को? देखिए, अभी भी आज जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि सिद्धरामैया अभी भी अपनी बात पर अड़े हुए हैं, और उनका क्या फॉर्मूला होगा इसको लेकर अभी कोई जानकारी नहीं है। क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व ने कहा है कि वो अपना फॉर्मूला ले आए अगर वो उनको राज्यसभा मंजूर नहीं है। तो अब ये जानकारी अभी नहीं आई है कि सिद्धरामैया ने कोई अपना फॉर्मूला आला कमान को दिया है या नहीं दिया है, कि वो क्या चाहते हैं। वो बार बार ये जरूर आ रहा है कि वो एक सिंपल एमएलए बनकर ही राज्य की राजनीति में रहेंगे, लेकिन कांग्रेस को पता है कि सिंपल एमएलए बन के रहना किसी पूर्व मुख्यमंत्री के लिए होना वो प्रैक्टिकली हो नहीं पाता है। फिर ये होता है कि 2 पावर सेंटर बन जाते हैं।
तो अब इसको लेकर के जो है अभी थोड़ा कहना मुश्किल है, लेकिन ठीक है। सिद्धारमैया अड़े तो हुए हैं अपनी बात पर, वो राज्यसभा नहीं आने चाहते हैं और ये कन्वे भी कर दिया उन्होंने। विजय लक्ष्मी, बहुत शुक्रिया आपका। अब सवाल ये सवीर जी बताएं कि सिद्धारमैया हर्ट है या रिटायर्ड हर्ट है? देखिए, सिद्धारमैया तो अभी बहुत लोगों को हर्ट करने वाले हैं। अब दिल्ली आए हैं और कल वो जब सीधे कलकत्ता से कर्नाटका से जब वो सीधे दिल्ली आ रहे थे तो मौसम खराब था, तो उनका प्लेन डाइवर्ट हो गया जयपुर, और जयपुर पे फिर उनके एयरपोर्ट पे मुलाकात अशोक गहलोत जी से हुई। तो अशोक गहलोत जी ने उनको सलाह दी होगी कि कैसे, जब उनसे कहा गया था कि मुख्यमंत्री छोड़ो और सचिन पायलट को बनाओ, तो कैसे उन्होंने दांव पे चले थे। तो सिद्धारमैया से उन्होंने कहा होगा तुम इसमें तो फेल हो गए, लेकिन अब यहाँ से दिल्ली जाओगे तो मेरे से कुछ ज्ञान लेकर जाओ कि कैसे कांग्रेस में अपनी बात को मनवाना है। तो हो सकता है अशोक गहलोत ने कुछ उनको कहा हो और उसके आधार पर वो आके बात करें, टिप्स दी हो। और देखिए, कर्नाटक की राजनीति में तो बहुत खेमे हैं। अभी सिद्धारमैया का एक खेमा है जो सिद्धरामैया तय करेंगे उनको कहाँ भूमिका मिलना है। डीके शिव कुमार जो मुख्यमंत्री बनने वाले, वो चाहेंगे कि संगठन में उनकी क्या भूमिका हो। मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटका से आते, वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो भी चाहेंगे कि भाई सरकार में और संगठन में मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ तो मेरे लोगों की वहां पर हो। सुरजेवाला एक अलग दावेदार है क्योंकि वो वहाँ के प्रभारी है, उनके अपने विधायक हैं, उनके अपने संगठन में लोग हैं, वो चाहेंगे कि मेरे लोग सरकार में और संगठन में ज्यादा है। तो दावेदार बहुत लोग हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सिद्धरामैया ने अभी मुख्यमंत्री का पद छोड़ा है, राजनीति नहीं छोड़ी है उन्होंने, बिल्कुल अभी पकड़ नहीं छोड़ी है कर्नाटका की। और वो उन्होंने बहुत स्पष्ट कर बताया ना कि इस खड़गे साहब खुद भी उस हिस्सेदारी में कुछ हिस्सेदारी चाहेंगे ना कि भैया ठीक है, मेरे बेटे के लिए क्या होगा, मेरे लोगों के लिए क्या होगा। सिद्धरामैया अपने बेटे के लिए चाहेंगे कि मेरे बेटे को क्या दिया जा रहा है। तो सिद्धरामैया बता रहे कि ठीक है, अब मैं फ्री हो गया हूं, नाउ आई एम ए फ्री बर्ड। जैसे ममता बनर्जी ने कहा था वैसे उन्होंने कहा ठीक है, आपने मुझे फ्री कर दिया है, लेकिन राज्य की राजनीति से मैं फ्री नहीं हुआ हूं, मैं रहूंगा, मैं दिल्ली नहीं आऊंगा, प्रदेश की राजनीति करूंगा। फ्री बर्ड, अब मैं तोते उड़ाऊंगा। हाँ, और अब मैं किसी की नहीं उड़ाऊंगा, किसी के तोते उड़ाऊंगा। अब वो क्या करेंगे इसके ऊपर तय है। राज्यसभा वो जाने नहीं वाले, तो क्या उनके हिसाब से पूरा मंत्रिमंडल तय होगा, उनके हिसाब से प्रदेश अध्यक्ष तय होगा। जितनी स्मूथली ट्रांजिशन हो गया, क्या स्मूथली हुआ? नहीं भाई, इस्तीफा तो हो गया ना स्मूथली। तो सिद्धरामैया जी ने कोई टेंट्रम्स नहीं किए, कोई बयानबाजियां नहीं हुई, कुछ नहीं। तो उससे पहले उन्होंने जो बीज बोए हैं, जो उन्होंने कास्ट जो सेंसस है उसको एक्सेप्ट कर लिया है, जो बीज बो के गए हैं, वो क्या मतलब आपको लगता है डीके शिव कुमार उसको संभाल पाएंगे? दूसरा, सिद्धरामैया जो है स्टेट पॉलिटिक्स से हटना नहीं चाहते हैं, क्या वो स्टेट में रहकर डीके शिव कुमार को काम करने देंगे? उनका ये कहना है कि मेरे साथ जो हैवीवेट मंत्री थे उनको मत हटाइए। उनका ये कहना है कि डॉक्टर यतीन्द्र जो हैं उनके बेटे, उनको जो है आप डिप्टी सीएम बनाएं। तो ये सारी जब बातें हो रही हैं तो एक बात तो साफ है कि कांग्रेस ने जो कर्नाटका है वहां पर एक चीज तय कर दी है कि वो लड़ाई एक बार फिर वहां पे होगी। उस लड़ाई में मुझे नहीं लगता कि 2028 में चुनाव है, 2028 में दोबारा कांग्रेस जो है वहां पर जीत के आएगी। इतनी भयंकर लड़ाई कर रहे हैं, बिल्कुल है। जिस तरह की लड़ाई वहां दिखाई दे रही है, मुझे नहीं लगता। और ऐसा नहीं है, सिद्धरामैया जिस कास्ट से आते हैं वो 3rd लार्जेस्ट कास्ट है वहां पर, और ऐसे में मुझे नहीं लगता। हाँ, तो मुझे लगता है कि वहां पर जिस तरह की लड़ाई है कांग्रेस के भीतर, कांग्रेस ने ज्यादातर जगहें इसी कारण से, जो हरियाणा इस कारण से लूज किया, बाकी जगहें इस कारण से लूज की, तो अब कर्नाटका भी इसी कारण से लूज। सर, ये सब जो गले मिलके मुस्कुरा के राहुल जी इतना उनका स्वागत किया, खड़गे साहब ने जैसे कंधे पे हाथ रखा, क्या है मतलब इस वक्त कांग्रेस आलाकमान क्या महसूस कर रहा होगा? खुशी, रिलीफ, या अभी और बाकी है आगे कहानी? नहीं, दोनों तीनों चीजें हैं। खुशी भी महसूस कर रहे हैं, रिलीफ भी महसूस कर रहे हैं कि एक काम हो गया सो कॉल तरीके से, जैसे आपने कहा कि स्मूथ तरीके से हो गया। मतलब कोई बहुत तमाशा नहीं हुआ कि अड़ी गए हों, नहीं है करके उन्होंने कर दिया, लेकिन खत्म हो गया हो ऐसा भी नहीं है। अभी तो चलना है कि कितना होना है। और 3 बड़े लीडर हैं, सिद्धारमैया साहब हैं, शिव कुमार जी हैं, डीके शिव कुमार हैं, खड़गे साहब हैं, फिर जी परमेश्वर हैं, उनको क्यों भूलते हैं हम बार बार, वो भी हैं। तो वो सब लोग होंगे, लेकिन मुझे लगता है पॉलिटिक्स का ये पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स है, सब जगह ऐसा होता है, चलती रहती है चर्चाएं, होगा। और ये तो अभी जल्दी है कि कांग्रेस चुनाव हारेगी कि जीतेगी, और कांग्रेस क्या सिद्धारमैया के रहने से जीत जाती, ये भी हाँ, अगर ये 5 साल ही चलते तो क्या जीत जाती? तो नहीं चलते, तो वो तो खैर अलग इश्यू है। लेकिन मुझे लगता है हफ्ते 15 दिन में ये सेटल हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से इस इशू को एक तरह से पर्दा डाला गया है उसके बाद होगा। लेकिन बेहतर होता है कि सिद्धारमैया को दिल्ली आने के लिए तैयार कर लेता है हाईकमान। अभी बड़ा एक तारीफ करके पोस्ट लिखा है डीकेएस ने शायद सिद्धारमैया के लिए भी बताया जा रहा है, उसमें बड़ी तारीफ की है। और आप ये सोचिए भाई, राहुल गांधी और क्या कर सकते थे? डीके शिव कुमार को चीफ मिनिस्टर ही बना सकते हैं ना। हाँ, अब उसके बाद आप ना संभाल पाओ, आप वो तो अब तो ये उनका स्किल है और इसमें वो माहिर माने जाते हैं नेटवर्किंग में।
नहीं, नेटवर्किंग में है और वो हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ ना, ये एक इस तरह के तो चलते रहते हैं इनिशियल जो मामले हैं। अभी नई सरकार बनेगी, नए मंत्री आएंगे, हो सकता है उसमें से कुछ लोग नाराज भी हों, कुछ लोग जो नहीं बनेंगे वो नाराज इनको पूरे होंगे। घर के बदलने हैं इनको, पूरे घर के बदलने हैं, लेकिन पूरे घर में कुछ चीज़ों को इधर उधर भी करना होता है ना, इस कमरे से उस कमरे में, उस एक कमरे लाइन से। जोड़ दूं, वो दिवाली के 2 दिन पहले गुजरात में पूरे घर के बदल दिए थे बीजेपी ने। हर्ष सिंघवी को उप मुख्यमंत्री बनाया, चू तक आवाज नहीं है किसी की। 1 घंटे में इस्तीफा हुआ, 3 घंटे में दूसरे दिन शपथ ग्रहण हो गया। ऐसा कांग्रेस नहीं हुआ कि दिल्ली आ रहे और मेरा खेमा और मेरे लोग और मेरे बेटे बात को यह है कि बनाओ। वो चूम कर भी लेते तो क्या हो जाता? क्या होता? नहीं तो वहां कोई करने वाला है क्या? त्रिपाठी जी बताएंगे। नहीं, देखिए, सबसे पहले तो ये मुझे लगता है कि हम पत्रकारों की आदत थोड़ी ख़राब होती है। बेचारे राहुल गांधी को 24 घंटे 48 घंटे भी आप लोग थोड़ा आराम अच्छा हो गया, कुछ तो ठीक हुआ, ऐसा नहीं करने दे रहे हैं। शुरू ही वहीं से कर रहे हैं। अरे भाई, इतना बड़ा काम कर दिया। और अभी हम लोग कल भी चर्चा कर रहे थे, हम लोगों ने परसों ये बात की थी क्या ये करेंगे कि नहीं करेंगे, और अगर न करते तब तो कांग्रेस का हारना पक्का था, क्योंकि वहां गुटबाजी थी। कम से कम ये करेंगे तो उसके बाद तय करना है कि भाई हारेंगे या जीतेंगे। अभी तो ये कैसे तय कर सकते हैं? अभी तो उन्होंने कोशिश की, एक निर्णय लिया है। दूसरी बात ये कि राहुल गांधी निर्णय ले रहे हैं, आप पहले इसकी प्रशंसा कीजिए। सही बात। राहुल गांधी जो निर्णय ही नहीं लेते थे, कहा जाता था कि वो मीटिंग में आए और उठ के चल देते थे, कहते तुम लोग डिसाइड कर लो। अब अगर वो सिद्धारमैया को बुला के और निर्णय ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अब रातों रात अमित शाह तो नहीं हो जाएंगे जो समीर जी की मंशा है। रातों रात अमित शाह कैसे हो सकते हैं भाई? उसके लिए तो समय लगता है ना। लेकिन अगर वो ये सब कर रहे हैं तो उन्होंने भी तो गुणागणित किया होगा ना। उन्होंने भी तो बैठ के सोचा होगा कि भाई कुर्बा कम्युनिटी, वो पूरा का पूरा समाज कहीं रिएक्ट ना कर जाए। अच्छा, मान लीजिए उनके बेटे को उप मुख्यमंत्री या कोई ढंग का मंत्री बना दिया तो काहे को समाज नाराज होगा? ऐसे ही तो मैनेजमेंट आप किया जाता मानते हैं है। कि राहुल गांधी अमित शाह हो जाएंगे? और कितना समय आप दे रहे हैं उनको? नहीं, मैं तो कह रहा हूं नहीं हो जाएंगे अभी, लेकिन एकदम से कहना कि कुछ कर ही नहीं रहे, ये ठीक नहीं है। मतलब मेरा मानना है कि अभी बहुत कुछ वो कर रहे हैं। राशिद किदवई साहब, आपके हम सबके मित्र जो है, उन्होंने एक आर्टिकल कल लिखा, मैं कल शाम के प्रोग्राम में भी जिक्र कर रहा था। उन्होंने कहा फाइनली इनसे शिकायत ही रहती थी पार्टी की कि ये आइडियोलॉजिकल कमेंटेटर की तरह बिहेव करते हैं राहुल गांधी, और अब ये ऑर्गेनाइजेशनल कमांडर की भूमिका में आ गए। और ये कांग्रेस के लिए अच्छा है। नहीं, अगर ऐसा हुआ है तो मैं बार बार ये मैं भी अगर ही लगा रहा हूं, क्योंकि अगर ये हुआ है तो ये सचमुच बहुत अच्छा है। और अगर इसलिए हम लोग लगा रहे हैं कि पुराने जो मतलब प्रेसिडेंट्स हैं, लेकिन फिर अभी की बात करें तो भाई वीडी सतीशन को मुख्यमंत्री बना के ना आए ना, केसी वेणुगोपाल नाराज होते हैं, होते रहे। विजय के साथ भी ठीक कह रहे हैं। एक किस्सा सुना दूं मैं, अभी मैंने पढ़ा, बड़ा मजेदार किस्सा है, क्योंकि हम यही बात कर रहे हैं राहुल गांधी क्या फाइनली वो निटी ग्रिटी वाली उसमें आ गए। भाई पॉलिटिशियन तो वही है ना, ये सब करना पड़ता है, नट बोल्ट वाली पॉलिटिक्स भी करनी पड़ती है। क्या वो करने लगे हैं? पार्टी जी ने कहा अगर ऐसा है तो कांग्रेस के लिए अच्छा होगा। मैं क्रेडिट देके बोल रहा हूं, क्योंकि आप इसको सर्च करेंगे तो आपको वो कहानी मिल जाएगी। तो मैं हवाबाजी में नहीं बता रहा हूं, मैंने पढ़ी कहानी, इंडिया टुडे की मैगजीन में एक कहानी छुपी अभी आर्टिकल में। वो भी इसी बात पर था, क्या राहुल गांधी ऐसे फैसले ले पाएंगे? तो उसने कहा कि आप देखिए वो उनकी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स कैसी है, या वो उसका क्रक्स ये था कि ये पार्टी मैटर्स में बहुत देर में पड़ते हैं, सीधे नहीं आते, और आते भी हैं तो बहुत लेट कर देते हैं जब कोई फैसला लेना होता है। इस केस में कर लिया। जैसे उसमें एक उदाहरण दिया कि जब ये अपने पुराने वाला बंगले से अब ये नए वाले बंगले में, सोरेली बाग वाले बंगले में जब आए, तो केसी वेणुगोपाल साहब अंदर घुसे, कुछ अपॉइंटमेंट होगी, मिलने के लिए आए होंगे, बता के भी आए होंगे, और उस वक्त कोई प्रदेश अध्यक्ष का अपॉइंटमेंट होना था, कोई बड़ी अपॉइंटमेंट होनी थी, उसके लिए उनको राहुल गांधी का यस चाहिए था, फैसला राहुल गांधी को करना था। तो वो आए तो आर्टिकल ये कहता है कि उस वक्त राहुल गांधी ये सोच रहे थे कि मैं ये पेंटिंग कहाँ टांगूंगा, यही है, हाँ, कि घर में कि ये पेंटिंग कहाँ टांगनी है, ये वो इस मंथन में लगे हुए थे। इतने में आया आदमी और वो बात करने लगा रूखी सी, भाई ये बताइए इसका क्या करना है पार्टी पोजीशन का। उसमें उनका मजा इंटरेस्ट नहीं था, तो उन्होंने कहा देख लो तुम कर लो। फिर वो जाने लगे, बोले कि अच्छा एक काम करो, खड़गे साहब से ही पूछ लेना, अच्छा एक काम करो बाकियों से ही पूछ लेना, कंसेंसस कर लो। तो हो गया बात। अब वो फैसला जो उसी वक्त हो सकता था, वो पता नहीं उसके बाद कितने दिन के बाद हुआ होगा, कब हुआ होगा। ये प्रॉब्लम राहुल गांधी का था। अब है या नहीं ये नहीं कह सकते। लेकिन इन तीनों फैसलों में राहुल गांधी ने ही फैसला किया, ऐसा माना जाता है। मतलब क्या हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, लेकिन तीनों फैसले तो राहुल गांधी ने ही किए ना, चाहे वो केरला वाला हो, सतीशन साहब वाला हो, या ये तमिलनाडु हो या ये हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि चलिए पार्टी में तो राहुल जी है, सब कुछ है, मान लिया, सब पार्टी भी मानती है, ऐसा नहीं, लेकिन बाकी साथी जो है वो क्या करें। अब कहां से कल ये खबर शुरू हुई मुझे नहीं पता, राहुल जी बताएं, समीर जी बताएं, अचानक एक्स पर बाढ़ आ गई नेताओं की कि किसी कांग्रेस नेता ने कहा कि राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के नेता हैं और वही हैं सबसे बड़े नेता। तुम देख रहा हूं कि और पार्टियों ने रिएक्ट करना शुरू किया। शिवसेना यूबीटी वाले कह रहे हैं कि हाँ इसमें गलत क्या है,
अगर वो सबसे बड़ी पार्टी है, उसके सबसे बड़े नेता है राहुल गांधी, तो वो सारे ऑपोजिशन के सबसे बड़े नेता हुए। फिर समाजवादी पार्टी से पूछा गया तो वही रविदास मेहरोत्रा जी बोले नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं हुई है, हमारे तो अखिलेश जी हैं। फिर वहाँ मंगनी लाल जी के पास पहुंच गए प्रदेश अध्यक्ष बिहार वाले, बोले नहीं हमको भी ऐसा कुछ नहीं बताएंगे कि राहुल जी हमारे नेता हैं, ये कैसे हो गया। मतलब कहां से कहानी शुरू हुई और फिर ऑफिशियली इस पर पार्टियों के ऑफिशियल जो पदों पर हैं लोग उनके बयान आने शुरू हो गए। मैं दो बयान आपको सुना रहा हूं, रविदास मेहरोत्रा और मंगनी लाल जी का। हम लोग ये चाहते हैं कि भाजपा के खिलाफ जो है सब दल मिलकर चुनाव लड़ें और गठबंधन इतना मजबूत हो कि गैर भाजपाई वोटों का बंटवारा ना होने पाए। हम लोग ये चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन की अगुवाई जो है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी करें। ये निर्णय तो अभी नहीं हुआ है, इंडिया गठबंधन का ये निर्णय अभी नहीं हुआ मेरी समझ से। और ये जो पिछला चुनाव हुआ, पिछला चुनाव में निर्णय हुआ था, तो अभी तो चुनाव न सन्निकट है नहीं, इस पर निर्णय कोई बात नहीं, अगर कोई बात होगी तो मिल करके तय किया जाएगा। एक सपा के एक आरजेडी के हैं। अब ये बात चली कहां से, और ये तो ऐसा लगा मुझे जैसे ये तैयारी बैठे थे कि कोई हमसे पूछे तो और हम कहें कि नहीं राहुल जी हमारे नेता नहीं है। देखिए, मुझे लग रहा है कि कांग्रेस के अंदर अब इस बात की तैयारी शुरू हो गई कि राहुल गांधी को इंडिया गठबंधन का सबसे बड़ा नेता के रूप में प्रस्तुत किया जाए। और जब 5 राज्यों के जो चुनाव आए थे वो कांग्रेस के लिए राहत लेकर आए। केरल में कांग्रेस ने अपना मुख्यमंत्री बना लिया, तमिलनाडु में सरकार में वो शामिल हो गई है, समर्थन देकर उन्होंने सरकार में एक हिस्सा ले लिया है। और ममता बनर्जी जिस तरीके से बंगाल में हारी है बुरी तरीके से, और आम आदमी पार्टी के जिस तरीके से 7 राज्यसभा सांसद टूटकर भारतीय जनता पार्टी में चले गए, उसके बाद राहुल गांधी और कांग्रेस को यह लग रहा है, बेसिकली राहुल गांधी को जो इंडिया गठबंधन का नेता देखना चाहते हैं, उनको ये लग रहा है कि अब तो राहुल गांधी है, अब कोई है नहीं। अखिलेश यादव की मजबूरी है राहुल गांधी को मानना, क्योंकि 10 महीने बाद उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव है और बिहार में जिस तरीके से तेजस्वी का हाल हुआ है, बंगाल में जिस तरीके से ममता का हाल हुआ है, अब अखिलेश यादव को यह डर होगा कि कहीं राहुल गांधी अलग चुनाव लड़ेंगे। हालांकि ठीक है, 6 सांसद है वो अखिलेश के कारण आए होंगे या अखिलेश के कांग्रेस के समर्थन के कारण अखिलेश की सीटें बड़ी होंगी। अब ये लग रहा है कि भाई राहुल गांधी को बड़ा नेता बनाया जाए, और कोई स्थिति में है नहीं कि राहुल गांधी का विरोध कर सके। ममता बनर्जी अगर चुनाव जीत जाती तो ममता बनर्जी दावा ठोक सकती थी कि मैं इंडिया गठबंधन के सबसे बड़े नेता हूं। स्टालिन भी चुनाव हार चुके हैं। महाराष्ट्र के अंदर शरद पवार बहुत कमजोर हो चुके हैं, टूटने के बाद उद्धव ठाकरे भी अलग कमजोर है। उद्धव ठाकरे तो मुझे लग रहा है कि स्वीकार करते हैं, स्वीकार कर स्टालिन भी करते थे, अब सब करेंगे। तो राहुल गांधी को और उनके समर्थकों को लग रहा है, और उसी रूप में को पेश किया जा रहा है कि भाई अब बिहार चुनाव, अब जो उत्तर प्रदेश के चुनाव आ रहे हैं, गोवा के चुनाव आ रहे हैं, उत्तराखंड के चुनाव आ रहे हैं, पंजाब के चुनाव आ रहे हैं, तो राहुल गांधी को नेता मान लीजिए और राहुल गांधी के हिसाब से आप गठबंधन। और आपने कहा कि अखिलेश यादव की मजबूरी होगी कि वो राहुल जी को भी स्पेस दें। नहीं, मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है। राहुल गांधी को भी अगर रेलिवेंट बने रहना है तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के साथ मिलकर चुनाव लड़ें, ये भी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर कहीं अलग हो गए तो सबको पता है कि क्या हुआ था उससे पहले। 24 के पहले 19 भी हुआ था ना, और 19 में क्या हुआ था? 19 में गांधी परिवार से सिर्फ एक आदमी पहुंचा था, सिर्फ सोनिया जी पहुंची थी, और अखिलेश जी के 5 लोग पहुंचे थे। तो दोनों को पता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए म्यूचुअल हैं, ऐसा नहीं है कि किसी एक से होगा। और जैसे ही यहीं जाकर सारी मुश्किल होती है, यहीं आएंगे तो टूटना शुरू हो जाएंगे। एक बात जरूर है कि इन सब के बीच में राहुल को अगर अपना जो कहें कि प्रभाव और मजबूत करना है, तो सबसे पहला ये करना पड़ेगा कि जो सिद्धा जी के बेटे को जो भी ऑफर करना है, जो कुछ भी कराना है, उप मुख्यमंत्री बनाना है, मंत्री बनाना है या जो भी बनाना है, सिद्धारमैया को कहें कि भैया तुम राज्यसभा लेके दिल्ली आओ। ये उनकी पावर को भी दिखाएगा, यानी पावर आप असर्ट करते हैं तब आता है। अच्छा, मुझे बताइए क्या फर्क पड़ जाएगा? कल से इस पर बहस हो रही है, वो राज्यसभा आ भी जाए तो क्या कर्नाटका की पॉलिटिक्स में दखल देना छोड़ देंगे? नहीं, छोड़ देना पड़ेगा, कोई रह नहीं जाता। जैसे अब उदाहरण के लिए कहें तो शिवराज जी बड़े नेता हैं इसलिए वो चले आए, लेकिन मान लीजिए दिल्ली रहते तो वहीं रहते तो क्या करते? अच्छा चलिए, ये भी नहीं समझ में आ रहा तो कांग्रेस के उदाहरण से बताते हैं। कमलनाथ जी वहीं थे, किसी लायक नहीं थे, लेकिन फिर भी कितने हैं। दिग्विजय सिंह तो रिटायर हो गए थे, फिर भी क्या क्या किए सोचिए जरा। वो तो राज्यसभा भी आ गए थे लेकिन वहीं रहते थे, तो क्या क्या किए। आपको प्लेस उनका बदलना ही पड़ेगा, और तब बदलेगा जब उनके बेटे को आप सही असाइनमेंट दे देंगे। एक खबर आज की है, पंजाब से आई हुई खबर। विधानसभा चुनाव से पहले आज बड़ा दिन था, नगर निकाय और पंचायत चुनावों के नतीजे आ रहे हैं, और ये भी ये बीजेपी के लिए भी इंपॉर्टेंट स्टेट है, कांग्रेस के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है। उम्मीद करती होगी पार्टी की अगले साल वहां पर वो सत्ता में आ पाएगी, सत्ताधारी पार्टी। लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए आज का दिन एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर के आया है। वोटों की गिनती जारी है और आम आदमी पार्टी ने अब तक 300 से ज्यादा सीटों पर बढ़त हासिल कर ली है। बरनाला में उन्होंने क्लीन स्वीप किया है, बरनाला से बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष आते हैं।
फिल्लौर में कांग्रेस का 2 दशक का किला ढह दिया गया है। शिरोमणि अकाली दल, कांग्रेस और बीजेपी बहुत पीछे है। कांग्रेस 95 सीट्स पर बढ़त बनाए हुए है, अकाली दल 71 पर, और इन दोनों दलों से बेहतर प्रदर्शन निर्दलियों का है। अब तक करीब 150 सीटों पर निर्दलीय आगे चल रहे हैं। क्या है संकेत इस नतीजों का? देखिए, एक बात तो बिल्कुल सही है कि सत्ताधारी दल जो भी होते हैं ना निकाय चुनाव में, वो ज्यादातर, आप महाराष्ट्र का वो देख लीजिए, बाकी एग्जांपल्स भी देख लीजिए, जो सत्ताधारी दल होता है निकाय चुनावों में या लोकल चुनाव में, विधानसभा चुनाव का ट्रेंड नहीं मानते? नहीं, ऐसा नहीं मानता। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि बीजेपी जो है, जो ये सपना देख रही है कि वो पंजाब में अपना सरकार बना लेगी, खुद आ जाएगी, वो शायद सपना कहीं दूर दिखाई देता है इस वक्त। अच्छा, उससे पहले केजरीवाल जी ने कल ही एक पोस्ट किया था। 2027 के लिए उन्होंने कल से बैटिंग शुरू कर दी थी। बीजेपी ने नए प्रदेश अध्यक्ष बनाया केवल सिंह ढिल्लों को। इस पर अरविंद केजरीवाल ने कल ही हमला बोला था और उन्होंने लिखा था कि केवल ढिल्लों जी को प्रदेश अध्यक्ष घोषित करके बीजेपी ने पंजाब चुनाव छोड़ देने का ऐलान कर दिया है। बीजेपी का पंजाब में चुनाव प्रचार अब केवल ईडी और सीबीआई की रेड तक सीमित होगा, और पिछली कुछ रेड में बीजेपी देख चुकी है कि पंजाबी इन टुच्ची मुच्ची रेडों से नहीं डरते। उन्हीं के शब्द है सर, मेरे नहीं जी। ये पंजाबी क्यों, खुद केजरीवाल साहब भी नहीं डरते वो। अच्छा, आजकल तो वो भी पंजाबी हैं। हाँ, पंजाबी हैं। अभी तो इतने दिनों से पंजाब में ही रहे। अच्छा, सब भूल ही गए होंगे कि केजरीवाल जी मूलतः हरियाणा से। हाँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। भूल गए होंगे, हरियाणा का आदमी पंजाब में सरकार चला रहा है। सरकार चला रहे हैं। खैर, बीजेपी का, खास तौर पर बीजेपी का प्रदर्शन, आम आदमी पार्टी का स्वीप करना ऑलमोस्ट स्वीप जैसा ही है। ऑलमोस्ट स्वीप ही है। मतलब अच्छा प्रदर्शन है, बेहतर प्रदर्शन है। तो मजबूत स्थिति में वो है कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस भी 95 पर है, तो कोई बहुत खराब स्थिति नहीं है। ठीक है, जिस तरह से लड़ रही है, कैसे आगे लड़ेगी, क्या नहीं लड़ेगी, ये कहना भी ठीक हो सकता है कि निकाय के चुनाव विधानसभा में नहीं बदल रहे, लेकिन निकाय ही तो ताकत है विधानसभाओं की। जो वार्ड मेंबर्स हैं वही तो मिलकर विधानसभाएं बना रहे हैं। वो वहाँ पर यदि आपकी ताकत है तो वो काम हो सकता है कि उस तरह से चले। भारतीय जनता पार्टी के लिए निराशा हो सकती होगी, लेकिन मुझे अब भी यही लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जैसा हम सोच रहे हैं वैसा शायद नहीं सोच रही। मतलब आप सोचते हैं कि वो केवल सिंह ढिल्लों को अध्यक्ष बना के चुनाव लड़ना चाहते हैं, या जो और लोग बीजेपी के कार्यकर्ता मिलकर चुनाव जीत जाएंगे? ऐसा नहीं है। बीजेपी की शायद रणनीति कहीं और है और कहीं और नजर है, वो आप देखिएगा आगे। बताइए तो सर, मतलब खुलासा कीजिए। नहीं, आम आदमी पार्टी, मतलब उसको तोड़ के लोग शामिल करके, आम आदमी पार्टी ही बीजेपी के नए ब्रांड में आपको मिले, इसके साथ चुनाव में जाएगी बीजेपी, ऐसा मुझे अब भी लगता है। सीधे आम आदमी पार्टी में बिखराव करना है। हाँ, वो उसी काम पर लगे हुए हैं। उसकी ताकत मिला लेंगे, उसी की ताकत मिलाएंगे, तभी वो चुनाव लड़ सकते हैं। बीजेपी अपने तौर पर तो चुनाव लड़ ही नहीं सकती वहां पर। नहीं, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये कर देख लिया। अमरिंदर सिंह को आप कांग्रेस से लेकर आए थे, ये मान करके भाई हमारे पास तो कोई आधार है नहीं, हमारे पास कोई नेता जीतने वाला है नहीं। सुनील जाखड़ को आप कांग्रेस से लाकर अध्यक्ष बना देते हो। केवल सिंह ढिल्लों भी तो कांग्रेस से आए हुए हैं। अमरिंदर सिंह आपके साथ आ जाते हैं, आप गठबंधन करते हो, अमरिंदर सिंह खुद चुनाव हार जाते हैं। 92 सीटें आम आदमी पार्टी जीत जाती है और अब 7 राज्यसभा सांसद लेकर आए हो। मुझे लगा कि जमीनी स्तर पर जो आज जो परिणाम आए, ये बता रहे हैं कि अभी भी भारतीय जनता पार्टी के लिए पंजाब एक बहुत बड़ी चुनौती है। जिस तरीके से वहां पर भी चुनाव निकाय के चुनाव परिणाम आ रहे हैं, और सिर्फ दूसरे दलों के नेता लाकर आप ये उम्मीद कर लो कि 4 नेता दूसरे दलों से हम लेकर आएंगे और वो नेता हमको चुनाव जितवा देंगे, मुझे लग रहा है ये इतना आसान नहीं होगा। 4 की बात नहीं होगी ना सर, हो सकता है 40 की बात नहीं, आपकी स्थिति में नहीं होगी। आप देखिए ना, आज के परिणाम बता रहे हैं कि अभी कोई टूट होने वाली नहीं है, और अभी टूट के वो क्या कर लेंगे 10 महीने के अंदर। मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी को अपने संगठन के लिए काम आम आदमी पार्टी ने स्वीप किया, उसके बाद बात कांग्रेस की होनी चाहिए, हम बात बीजेपी की कर रहे हैं। नहीं, ये बात तो है ना। देखिए, बाकी दल भी ऐसा सोचते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी सोचती है। बाकी दल भी ऐसा सोचते हैं कि अगर किसी राज्य में वो मजबूत स्थिति में नहीं है तो ऐसे नेताओं को अपनी तरफ ले आएं या ऐसे नेताओं को शामिल कर लें जिसके जरिए उस राज्य में वो मजबूत स्थिति में हो जाए। तो ये अगर बीजेपी की सोच है तो कोई गलत सोच नहीं है। वैसे गलत और सही की बात ही हम नहीं कर रहे। बंगाल के स्थानीय निकाय चुनाव का भी रिजल्ट चला देते तो अच्छा रहता, थोड़ा संदर्भ समझने में लोगों को आसानी। याद दिलाइए। बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी को प्रत्याशी तक नहीं मिले थे, कई जगह बूथ पर एजेंट तक नहीं मिले थे। और लोकसभा चुनाव में तो हमने देखा ही कि कैसे बुरी तरह से मतलब हरा दिया। जो 18-12 था वो एकदम से सब कुछ पलट गया, एकदम से चीज़ें ही अलग हो गई। मुझे लगता है राजनीति एकदम से ऐसे नहीं चलती है कि एक से हुआ आगे उसको लेकर चले गए। और ये ठीक है कि आम आदमी पार्टी ने निकाय चुनाव जीते हैं, इसकी उन्हें बधाई। इसका मतलब पंजाब में अभी कम से कम वो टिके हुए हैं, लेकिन वो कितने समय तक टिके रहेंगे ये बड़ा सवाल है। और कोई ढिल्लों जी अध्यक्ष बन गए हैं उसकी वजह से जीत जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला। हाँ, उनको एक आदमी मिला है और कुछ तो भाजपा की वहां मजबूरियां होंगी
वरना ऐसा क्या होता कि अभी 76 साल के आदमी को प्रदेश अध्यक्ष बनाना पड़ता। तो कुछ तो मजबूरियां हैं, तो अपने हिसाब से वो गोटी जिसको कहते हैं ना कि चल रहे हैं, शतरंज की चालें चल रही हैं। उनको एक सिक फेस चाहिए, लेकिन बात वो अगर थोड़ा सा एनर्जी मतलब युवा भी होता तो। 56 का रवनीत होता। बिट्टू भी आए हुए हैं, सांसद भी आपने उनको बनाया हुआ है। नहीं, लेकिन उनके क्षेत्र में पार्टी हार गई। रवनीत बिट्टू के साथ अपने बहुत क्षेत्र में संकट है। रवनीत बिट्टू नहीं जिता पाए रवनीत बीजेपी को। बिट्टू जिस तरह की राजनीति करते हैं उसमें उनके समर्थक कम है, विरोधी बहुत ज्यादा है। विरोधी ज्यादा है। ये उनको कांग्रेस में भी ये मुश्किल थी, और कांग्रेस से भाजपा में आने के पीछे की वजह ये भी थी कि वो वहां नहीं चल पा रहे थे। और अब भाजपा के ये जो नया प्रदेश अध्यक्ष बना है, इस पर तो अमरिंदर सिंह बहुत नाराज हैं। वो कह रहे हैं कि हमसे पूछा तक नहीं गया और इनको बना दिया गया, ये तो किसी काम लीजिए, ये तो बताइए उन्हीं का आदमी जा रहा हाँ, है। कहा जाता है ये उन्हीं के हैं, लेकिन अमरिंदर सिंह नाराज हैं। नहीं वो तो अपनी अमरिंदर उन्होंने सिंह तो अपनी- बहुत समय से नाराज है। उन्होंने वो ये अपनी- कहते हैं अभी मुझसे नाराजगी पूछिए। जाहिर की, इस नहीं, पर नाराजगी जाहिर बहुत समय की से कि नाराज है प्रदेश कि अध्यक्ष मुझसे क्यों बात नहीं करते, मुझसे पूछते वो नहीं। महल से बाहर निकल रहे हैं आजकल। नहीं, उनको कांग्रेस की ये आदत तो है अब उनसे सर। पूछो। अमरिंदर सिंह को कांग्रेस की राजनीति की आदत है कि जो भी पंजाब में होगा बिना अमरिंदर के होगा नहीं, उनको उसी राजनीति की लेकिन आदत है। रवनीत सिंह बीजेपी जो में है ऐसी ना, राजनीति होती रवनीत नहीं तो है। कांग्रेस में लीडर थे, इसलिए बीजेपी ने लिया उनका कोई क्रेडेंशियल्स बीजेपी में आकर कुछ कमाल हो जाएगा ऐसा नहीं था। ये सब जगह ऐसा किया है पार्टी ने, बहुत जगह ऐसा किया कि उनकी जरूरत कितनी है, क्या वो वहां पर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। रवनीत की जरूरत थी कि कांग्रेस को एक झटका दिया जाए या गांधी फैमिली को झटका दिया जाए, और उनका वो तो खुद की उनकी दुकान वहां तो पर आम उस आदमी तरह से नहीं पार्टी चलती में, है। वो आम आदमी पार्टी में शुभेंदु अधिकारी ढूंढ रहे हैं। आम आदमी पार्टी में शुभेंदु अधिकारी ढूंढ रहे हैं, और तृणमूल में अभी वेस्ट बंगाल में तो ये एग्जाम्पल ही है ना। वेस्ट बंगाल में क्या बीजेपी का पूरा पर समय लगा ना, समय लगा। हाँ तो लग जाएगा, समय लगेगा। तो हो सकता है इस बार नहीं भी आए, कोई जरूरी नहीं सरकार बने, लेकिन एक नहीं, मजबूत आप स्थिति लोग में आ सब लोग जाए। इसी बार बनवा देना चाहते हैं। हाँ वही करो ना कि वो जरूरी थोड़ा थोड़ी। थम के। पर मैं तो कह रहा हूँ कांग्रेस की बात करिए, आप ही लोग बीजेपी की बात कर रहे थे। नहीं, बात तो उन लोगों ने शुरू की, आप राहुल जी को नहीं कह रहे हैं, उन्होंने सीधे सीधे कहा। मैं तो जो कह रहा हूँ वो सही कह रहा उन्होंने आम आदमी हूँ। पार्टी को हटवा अगर दिया। अगर बीजेपी का पंजाब में आधार पंजाब को लेकर पंजाब खबर से- नहीं, बता दो उन्होंने सर, आज ही देखिए, आम आदमी सर, पार्टी अरे के सर, लिए ब्रेक, कहा। ब्रेक, ब्रेक, सर, सर। आप पंजाब जो समझते हैं, राहुल गांधी ने पंजाब के सारे नेताओं को दिल्ली बुलाया। आज राजा पंजाब बड़े में लेके कांग्रेस- पंजाब के सारे यस, लीडर, दिल्ली में पंजाब वहाँ को भी लेकर प्रदेश मीटिंग अध्यक्ष हो रही बदल रहे हैं, वहाँ भी प्रदेश अध्यक्ष जो बदल पंजाब को समझता है वो तो जानता है ना कि बीजेपी वहां पे सिर्फ शहरी पार्टी है। ठीक है सर। पश्चिम बंगाल की बात करेंगे। घुसपैठियों की वापसी सबसे बड़ा मुद्दा वहां बना हुआ है। अभी तो फिलहाल बहुत से लोग खुद जा रहे हैं, लेकिन ढूंढ के तो निकाल नहीं पड़ेंगे सरकार को। होम मिनिस्टर अमित शाह ने कल एक बड़ा स्टेटमेंट दिया। उन्होंने पहले शुभेंदु सरकार की तारीफ की और ये कहा कि हमने जो वादा किया था वो हमने पूरा किया। आते ही हमने फेंसिंग के लिए, बाड़ लगाने के लिए बॉर्डर पर हमने उसके लिए जमीन दे दी। हमने चिकन्स नेक के लिए जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उसकी सुरक्षा के लिए उस जमीन सरकार को हैंडओवर, केंद्र सरकार को हैंडओवर कर दी। ये सब वो शुभेंदु सरकार के काम गिना रहे थे। और फिर उन्होंने कहा कि मैं कहना चाहता हूं सभी और ये इन तस्वीरों के बारे में बोला। आप देख रहे होंगे कि लोग खुद ही दौड़ लगा रहे हैं बॉर्डर की तरफ, घुसपैठिए खुद बता के कि हम बांग्लादेशी हैं, वापस जाने के लिए बॉर्डर के पास खड़े हुए हैं। ये बात सच है। और उन्होंने कहा कि जो खुद जा रहा है उसे बिल्कुल आराम से हम जाने देंगे। और उन्होंने कहा अच्छा ही है कि अपने आप चले जाओ, कोई कार्रवाई हम नहीं करेंगे। वरना हम कल भी कह रहे थे भाई कोई और देश में आदमी कहता कि मैं इलीगल तरीके से आया हूं तो पकड़ के तुरंत बंद कर देते। इनको तो कोई नहीं ऐसा कर रहा है, इनको जाना, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि ये जाएं। तो वही गृहमंत्री ने कहा कि अच्छा होगा सब कुछ अपने आप ही लोग कर लें, वरना फिर एक्शन होगा और सख्त कार्रवाई होगी। कि पहले ममता के शासन में हर रोज घुसपैठ होती थी, अब घुसपैठ करने वाले अपने आप वापिस जाने लगे हैं, अपने आप जाने लगे। शुभेंदु जी ने, भाजपा बंगाल सरकार ने डिटेंशन सेंटर बनाए हैं, मगर हम सब लोग चाहते हैं कि जो घुसपैठ कर अवैध तरीके से आए हैं वो अपने आप जहां से आए हैं वहां वापिस चले जाए। अगर वो अपने आप चले जाते हैं तो बंगाल सरकार भी उन पर कोई केस नहीं करेगी, जाने के लिए उनकी सहायता भी करेगी। और मैं आशा रखता हूं कि जब अभियान चले पहचान का, उसके पहले ही ढेर सारे लोग अपने आप चले जाएंगे। हमारी सरकार का संकल्प है देश भर से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर निकालना, ये हमारी सरकार का संकल्प है। अब बात करते हैं गृहमंत्री के बयान पर आप, लेकिन वो जो घुसपैठिए जो जा रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं ये भी सुन लीजिए। कितने आराम से वो बंगाल में रह रहे थे, सरकारी योजनाओं का सारा लाभ उठा रहे थे। ये लक्ष्मी भंडार योजना उनको भी मिल रही थी,
केवल बंगाल की महिलाओं को नहीं मिल रही थी, सारे सरकारी डॉक्यूमेंट उनके पास थे। और ये घुसपैठिए जाते जाते बता रहे हैं कि ममता सरकार में उन्हें कभी कोई तकलीफ नहीं हुई, अब सरकार जब बदली है तो तकलीफ हो रही है, तो वापस जाना पड़ रहा है। कब आए थे आप? मैं आया जब भी मेरा 10 साल का। 10 साल। कौन लेके आया था? बाबा माँ। आपका पिता माता लेके आया। तो यहाँ पर आपके सभी डॉक्यूमेंट है? है। क्या क्या डॉक्यूमेंट है? आधार कार्ड, आई कार्ड, रेशन कार्ड, वैसे की बोले, वोटर कार्ड, सब कुछ है। फिर अभी जो ये सरकारी योजना मिलता था, लक्ष्मी भंडार, ये सब मिलता था? हाँ मिलता है। अच्छा, तो क्या बताना चाहेंगे, तब वापस क्यों जाना चाहते हो? अभी नतून सरकार आया, वो बोलता है नहीं रखेगी। SIR में नाम है ना, नाम कट गया। रहने नहीं दे रहा है, हम लोग को काम दाम नहीं मिल रहा है, हम लोग चल जा रहे हैं। नहीं, बांग्लादेश से आए थे। कब आए थे? हो गया 2-3 साल हो गया। हम लोग को दूसरा आदमी लेके आया था, 10 आदमी थे। अभी 10 जा रहे हो कि कोई? नहीं यार, कोई नहीं है, हम अकेला। क्या नाम है तुम्हारा? नॉन। पूरा नाम? नॉन शेख। अभी ये हम लोग बात कर रहे थे, जब ये बयान चल रहे थे कि भाई ये कोई क्रिमिनल नहीं है, ये सारे लोग जो हैं किसी खराब नियत से यहाँ आए हो, ऐसा भी नहीं है। गरीबी है, वहाँ बहुत गरीबी है जहाँ से आए हैं, यहाँ बेहतर जिंदगी दिखती थी, यहाँ आ गए, लेकिन हम अफोर्ड नहीं कर सकते। अभी कल परसों एक प्रोग्राम में वो अश्वनी उपाध्याय आए थे, वो उनकी बहुत सारी PIL इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में चलती हैं, तो उन्होंने कहा कि मैंने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि 5 करोड़ बांग्लादेशी रहते हैं भारत में। अब कितना सही है दावा छोड़ दीजिए, उनका वो भी कहते हैं, मैं कोई एक्यूरेट डेटा है मैं ये क्लेम नहीं करता, लेकिन मेरे जितने सोर्सेज से असेस करके बता पाया, मैंने सुप्रीम कोर्ट में कहा 5 करोड़ लोग रह रहे हैं बाहर के। क्या अफोर्ड कर सकता है भारत के 5 करोड़ लोग रहे, हम उनको पालें, उनको रोजगार दें, उनको खाना दें। दूसरी बात कि क्या ये 5 करोड़ अपने आप चले जाएंगे? बंगाल में तो सरकार बदली है, ये तो पूरे देश में है। गृहमंत्री जो उम्मीद कर रहे हैं कि हम जब तक कार्रवाई शुरू करें पहचान की, तब तक अधिकांश लोग चले जाएं, क्या ये पॉसिबल है त्रिपाठी जी? नहीं, बहुत कठिन है। और देखिए, बिहार चुनाव के समय का मुझे याद है, हम लोगों ने उसकी कहानी कुर्सी की में तब भी चर्चा की थी कि एक आदमी बड़ा चीखते हुए और बहुत दर्द में बोल रहा था कि अरे भाई, मैं तो यहीं पैदा हुआ हूं, मेरे पिता आए थे अवैध घुसपैठ करके। बताइए, मतलब वो एक्सेप्ट कर रहा था, उसने कहा हम और हमारे भाई बहन तो यहाँ भारत में पैदा हुए, तो हम तो भारत के नागरिक हो गए। अब और मैं बार बार कहता हूं कि इंदिरा गांधी को देश की बहुत मजबूत नेता के तौर पर हम सब देखते हैं, लेकिन उनके उस पर कोई बात ही नहीं हुई कभी कि इंदिरा गांधी के समय में ही सर्वाधिक घुसपैठ हुई और वो एक तरीके से संस्थागत बन गया। अब अमित शाह ये कर रहे हैं, ये भी काम ठीक है कि अगर लोग भाग जाए, डर जाए, तो भले वो रिकॉर्ड में दर्ज ना हो, लेकिन ये लाइन अच्छी लग रही है, मतलब भागते हुए। और ये भी सच है जो आपने कहा कि हम लोग हर किसी को नहीं कह रहे हैं कि वो अपराधी है या नेशनल थ्रेट है, लेकिन नेशनल थ्रेट होने में कितने सेकंड लगेगा? जो बांग्लादेशी मुसलमान है उसको कब अचानक याद आ जाएगा? जो बांग्लादेशी रविंद्रनाथ ठाकुर की जो विरासत थी वो नहीं छोड़ पाया, चलिए रविंद्रनाथ ठाकुर छोड़ दीजिए, शेख मुजीबुर रहमान को नहीं छोड़ पाया, रविंद्र संगीत के लोगों को नहीं छोड़ पाया, तो उसको कितना समय लगेगा भारत के खिलाफ होने में? और भारत का ये संकट भी है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश जो हमारे हिस्से थे, तो ये तो करना ही पड़ेगा। दूसरा डेमोग्राफी का जो असंतुलन पैदा हो, डेमोग्राफी, और वो वोट बैंक बन जाते हैं। यस, वो एक तरह से एंटी इंडिया सेंटीमेंट पे वोट करते हैं। तो थ्रेट दीजिए, धमकाइए, जितने भाग जाएं, उसके बाद फिर पकड़ के निकालिए, करना तो पड़ेगा। सर ठीक है, भारत में कहा जाता था कि अतिथि देवो भव, लेकिन ये हमारे अतिथि थोड़ी है, तो घुसपैठिए लोग हैं। बिल्कुल, ये तो घुसपैठी है, जबरदस्ती आए और यहाँ पे साधन संसाधन और सुविधाओं पे इन्होंने कब्जा कर लिया है। और भारत सरकार कह रही है भाई आप चले जाइए, आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। और बंगाल के तो कुछ संस्थाओं ने कहा है कि भाई अगर आप जाओगे तो आपको 1 महीने का राशन हम अपनी तरफ से देंगे, कि आप 1 महीने का राशन लेकर जाइए और अपने देश के अंदर काम धंधा ढूंढिए, आपको तकलीफ नहीं होगी। इतना उनकी मदद करने के लोग तैयार है कि आप अगर जा रहे हो तो 1 महीने का राशन हमसे लेके जाओ, बांग्लादेश जाइए, वहां काम ढूंढिए, 1 महीने आपको दाल रोटी की दिक्कत नहीं आएगी। इतना संवेदनशील समाज भारत का है कि आपको उसके बाद भी मदद करने को तैयार है। आप यहां पर जो समस्या थी उस समय आप आ गए, अब आप यहां से खुद होकर चले जाइए, वो बेहतर होगा। वरना सरकार तो करेगी, सरकार ने कमेटी बना दी है जो बताएगी कि ऐसे इस तरीके से घुसपैठ कैसे हुई है, कहाँ जनसंख्या का इस तरीके से असंतुलन बनाए। तो मुझे लग रहा है कि समय यही है कि समय रहते यहाँ से चले जाए। अच्छी बात है। कम से कम ये विजुअल बताते हैं जो अक्सर डिबेट होती है ना, कि कितने लोग निकाले गए, कितने लोग गए। तो घुसपैठिए हैं, निकाले भले न जा पाए हों,
लेकिन जब कोई सरकार काम करती है, कानूनी तरीके से आगे बढ़ते हैं, तो उसका असर दिखता है। और अच्छा है वो जो अमित शाह ने कहा, उसको दोहराने की जरूरत है कि निकल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो बाद में तो निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, आगे कुछ आपको बंगाल की पॉलिटिक्स की खबर मैं बता दूं। तृणमूल कांग्रेस में एक के बाद एक बगावत हो रही है, बिखराव सा होता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसे क्रम्बल कर रही है वो पार्टी। इतने बयान आए आज ममता जी को, कुछ क्या आपने कुछ बताया था कि कुछ पोस्ट कविता लिखी है ममता जी ने, कविता लिखी, गिरगिटी कविता, हाँ कविता लिखी है, गिरगिट पर कविता लिखी है कि ये सारे दल बदलू है, के लोगों को सारे इन्होंने गिरगिट की तरह रंग बदल लिया जैसे हम चुनाव हारे। लेकिन इसका मतलब आप, वो तो ठीक है, चलिए वो जो रंग बदल रहा है ठीक है, लेकिन कुछ उसकी वजह में भी तो जाना पड़ेगा ना, क्या ममता जी कर रही हैं। मैं आपको 2-3-4 उदाहरण आज दे सकता हूं। सुखेंदु शेखर रे राज्यसभा के सांसद हैं, काफी वक्त से नाराज है, लेकिन अब खुल के आ गए। सुखेंदु शेखर रे कह रहे हैं कि आरजी कर रेप केस के बाद हमारी सरकार के रवैये ने लोगों को हमारे खिलाफ कर दिया। हम उस केस को अगर तह तक जाते, सेंसिटिवली हैंडल करते, दोषियों को सजा दिलवाते तो और बात होती, हम तो उस केस को ढकने में लग गए, ये उन्होंने कहा। फिर दूसरे शांतनु सेन, ये राष्ट्रीय प्रवक्ता है इनके, और ये भी एक्स राज्यसभा एमपी हैं। इन्होंने भी ये कहा कि मैं बहुत वक्त तक अपनी पार्टी के गलत फैसलों को भी सही साबित करने का काम करता रहा, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी थी, मैं प्रवक्ता था, अब मुझसे ये काम नहीं होगा, उन्होंने भी कह दिया। एक तीसरे राष्ट्रीय प्रवक्ता है अरूप चक्रवर्ती। अरूप चक्रवर्ती ने भी इस्तीफा दे दिया, वो भी पार्टी छोड़ रहे हैं। इसके बाद 1-2 मामले और हैं, वो भी सुनाता हूं आपको। एक बहुत सीनियर एमपी, वेरी सीनियर, वो अपने लोकसभा क्षेत्र में गए, एमपी है, लोकसभा क्षेत्र में गए, लोग अंडे मार रहे हैं उनको, चोर चिल्ला रहे हैं। ये हालत हो गई टीएमसी की। तो पहले आप 2 बयान सुन लीजिए। आपने एक और वुमेन एमपी ने, उनके सीनियर एमपी, अभी तो मैं आ ही रहा था लोकसभा, हाँ अभी आता हूं, वो तो बड़ा मामला है। सुखेंदु शेखर रे और शांतनु सेन, ये 2 बयान सुना दीजिए। लास्ट वार्निंग हमको किसने दिया? जनता ने दिया। जो जनता 2024 का अप्रैल मई महीना में लोकसभा चुनाव में 29 सीटों पर हमें जिताया, चंद महीनों बाद जब आरजी कर कांड हुआ तो समझना चाहिए था कि जो जनता हमको चंद महीनों पहले इतना समर्थन दिया है, वही जनता लाखों की संख्या में सड़क पर उतर गए, रात जाग रहे हैं आरजी कर कांड के कारण। अगर कोई पार्टी जनता की आवाज को नहीं समझ पाते तो उसका पतन अनिवार्य है। हम उसको छिपाने के लिए, दबाने के लिए उस कोशिश शुरू किया, उसमें हम लगे रहे हैं। जब बहुत ऑड सिचुएशन में, जब मेरा मन कहता था, पब्लिक कहता था कि इसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए, फिर भी हम उसका स्पोक्स पर्सन था बोल के पार्टी को डिफेंड करना मेरा मोरल ड्यूटी बना था। तो फाइनली एक पॉलिटिशियन किसके लिए पॉलिटिक्स करता है? पब्लिक के लिए, हम जनता के लिए, वोटरों के लिए। 4 मई जब चुनाव का मतदान का रिजल्ट निकला, उससे ये क्लियर सबूत हो गया कि पब्लिक हम लोगों को एक्सेप्ट नहीं किया था। जब हम लोग 2011 में पावर में आया, पब्लिक हम लोगों को मैंडेट देके सत्ता में लाया, हम लोग बोलेंगे हम लोग पब्लिक का मैंडेट मान रहा है। और 2026 में जब पब्लिक हम लोगों का खिलाफ राय दिया, हम बोलेंगे पब्लिक का मैंडेट हम लोग नहीं मान रहे। ऐसा तो नहीं हो सकता है। देखिए, ये दोनों ही लोग जो है पहले से नाराज है। एक बात तो ये चुनाव के बाद तो इनको मौका मिल गया, ऐसा कहना चाहिए। लेकिन जो बात कह रहे हैं वो सोचने लायक है। वो जो सुखेंदु शेखर ने क्या कहा, जिन लोगों ने अभी आपको 29 एमपी चुन के दिए, वो कैसे इतनी जल्दी 2 साल के अंदर आपके खिलाफ हो गए, ये सोचना पड़ेगा ना। सही बात है, 29 एमपी चुन के दिए थे, ये भी वही बात कह रहे हैं कि वो नतीजा स्वीकार था, ये नतीजा स्वीकार नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन टीएमसी में एक बड़ी प्रॉब्लम शुरू हो गई है सर। प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक बात है, और ये बात हमेशा ही कहते हैं कि इलेक्शन में या पॉलिटिकल पार्टी जो भी होती है उन्हें मैंडेट को मानना चाहिए। मैं हमेशा ये बात पर सहमत रहता हूँ, मैंडेट को सम्मान देना चाहिए कि जो मैंडेट दिया गया। जैसे उन्होंने कहा कि भाई 11 में जो मैंडेट दिया था उसको माना, तो 26 में क्यों नहीं मान रहे, वो बात है। लेकिन ये जो चुनाव की हार के साथ जो ज्ञान प्राप्त होता है, दिव्य ज्ञान, और जो मन की बात सुनाई देती है, वो भी ये बताती है ना कि आप सत्ता के साथ रहना चाहते हो। कुल मिलाकर आप इनको मत छोड़िए ऐसे आसानी से। भाई जो ज्ञान उनको अब प्राप्त हुआ, वो ज्ञान पहले क्यों नहीं प्राप्त था?
और वो मोरल ड्यूटी नहीं थी। आरजी कर में जो हुआ है, जिस लड़की के साथ हुआ, वो तो मोरल ड्यूटी उस समय बोलने की थी। मोरल ड्यूटी तो तब होती है, आज कौन सी मोरल ड्यूटी है? तो इन लोगों पर भी उतने के उतने ही सवाल हैं जो सरकार उन्होंने नहीं सुना, ममता जी ने या अभिषेक ने या जो लोगों ने भी, उनके लिए तो अब भी है कि अब भी सुनकर। लेकिन सर एक अंतर है, किसी और राज्य में हार के बाद किसी पार्टी में ऐसी टूटन नहीं होती। अच्छा, मतलब इतनी तेजी के साथ बिखराव नहीं। आपको ध्यान है, मैंने कहा था ये जब टीएमसी नतीजा आया था उस दिन भी मैंने कहा था कि ये पार्टी टूट जाएगी, क्योंकि वो उसकी वजह समझिए ना कि वो विचार वाली पार्टी नहीं है। विचार जब नहीं होता तो पार्टी केवल सत्ता के साथ रहती है, सत्ता जाती है तो बिखर जाती है। इसमें इतना हैरानी वाली बात मुझे नहीं लग रही है। राहुल जी के पास मैं ये कह रहा हूं कि ये पार्टी की हम लोग बात कर रहे हैं या कोई गैंग है जिसमें डॉन जब तक मजबूत था तब तक तो गैंग पूरा चल रहा था। जैसे ही डॉन कमजोर पड़ा, गैंग के सारे मेंबर, सारे छोटे गुंडे, बड़े गुंडे, छोटा अपराधी, बड़ा अपराधी, वो अचानक अपना अपना धंधा चलाने लगता है। पार्टी जब होती है तो ऐसे नहीं टूटती है भाई। पार्टी को तो ठीक है, हार गए, इसमें क्या है, लेकिन क्योंकि ये जुड़ा हुआ है अपराध से, गुंडागर्दी से, तोलेबाजी से, वसूली से, कमीशनखोरी से, इसलिए इन लोगों को भी डर लग रहा है। इसलिए इन लोगों को भी लग रहा है कहीं उलट के हमारे ऊपर ना आए। ठीक है, अगर एक उदाहरण देकर के अब फिर आ रहा हूं राहुल जी, बस ये वो काकुली घोष वाला भी बता दो ना एक साथ, फिर आप सब पे कमेंट कर लीजिएगा। 2 लोकसभा सांसद कैसे लड़ रहे हैं टीएमसी के, खुलेआम लड़ रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर बयान दे रहे हैं। काकुली घोष लोकसभा सांसद हैं, उन्होंने पहले पार्टी के पद छोड़े, उन्होंने कहा कि मुझे साइडलाइन किया गया, चलिए ठीक है। फिर उन्होंने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखी, इनको हटा के कल्याण बनर्जी को लोकसभा का चीफ विप बना दिया ममता बनर्जी ने, और अब ये कह रही हैं कि ये आदमी मेरे साथ बदसलूकी करता है, बदजुबानी करता है, और इन्होंने लोग हाउस जब चल रहा था तब मेरे साथ बहुत मिसबिहेव किया, और मिसोजिनिस्ट हैं ये, मतलब महिलाओं के खिलाफ दुर्व्यवहार करना आदतन इनके अंदर है, और इनके ऊपर एक्शन लिया जाए। फिर कल्याण बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि जब भाई अगर मैंने इनको कुछ अभद्र शब्द कहे थे तो उस वक्त स्पीकर को चिट्ठी लिखनी चाहिए थी, अब क्यों लिख रही हैं? इसका मतलब है कि इनका मोटिव जो है वो कुछ और है। उन्होंने इनके ऊपर करप्शन के चार्ज लगाए। तो ये हो रहा है टीएमसी में। देखिए, जब भी कोई दल जो है सत्ता से बाहर जाता है उसमें एक्सोडस होता है। देखिए, अब हम ये कह रहे हैं कि तृणमूल जो है उसमें लोग बाहर जा रहे हैं, तो तृणमूल में वो लोग भी बाहर जा रहे होंगे जो बेसिकली सत्ता के लिए वहाँ पे थे और सत्ता का सुख भोगना चाहते थे। ऐसा नहीं है। देखिए, मुझे अच्छी तरह याद है कि बीजेपी जब सत्ता से बाहर हुई थी वाजपेयी जी के समय के बाद, तो वहाँ पर एक्सोडस नहीं हुआ था। अलग अलग कारणों से, यशवंत सिन्हा, जसवंत सिंह, नहीं हुआ था, अलग अलग कारणों से हुआ था, लेकिन हुआ था ना। और वहां पर भी छोटे लेवल पे और हुआ था, इतना बड़े छोटे लेवल पे और हुआ था। मैं आपको बता रहा हूँ, जब कांग्रेस सत्ता से बाहर गई, कांग्रेस के मुझे अच्छी तरह याद है, कांग्रेस के बहुत सारे नेता जो हैं वो बाकी पार्टियों में शामिल होने, बीजेपी की इंक्लूडिंग शामिल होने लग गए, और बहुत नीचे स्तर पे मैंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखी है कि अच्छा आज ये कांग्रेस का नेता शामिल हो रहा है, आज ये फलाने का शामिल हो रहा है, आज ये सर मैं बता एक अंदर की बात जो कि ये कल उनके बीजेपी के सांसद हैं सौमित्र खान, उन्होंने दावा किया कि 29 में से 20 सांसद इधर आना चाहते हैं और 80 में से 50 विधायक आना चाहते हैं। हमने बात की, हमने कहा बिल्कुल अतिशयोक्ति हो सकता है कि ये बोल रहे हो। मैंने इसको बात, देवेंद्र पराशर इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर है, मैं उनकी खबर पर भरोसा करता हूं। उनको मैंने पूछा, उन्होंने कहा आप आंख मूंद के इस बात को सच मानिए, ऐसा हो रहा है, इतने लोग, इतने सांसद, इतने नेता आना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि 3 पन्ने जिनमें बहुत सीनियर नेताओं के नाम हैं टीएमसी के, उनके अपॉइंटमेंट की, मतलब उन्होंने मिलने का समय मांगा हुआ है। वो लिस्ट क्या, उन्होंने कहा मेरे को ले लेना चाहिए, मैंने खुद देखी है वो लिस्ट। अगर टीएमसी को खत्म करना है, अगर टीएमसी जो मैंने मैं ये कह रहा हूं, अगर टीएमसी को खत्म करना है तो बीजेपी को ले लेना चाहिए उन लोगों को। मैंने आपको कहा था, बताया था कि बीजेपी लीडरशिप ने एक नया शब्द कॉइन किया, तत्काल बीजेपी। तत्काल बीजेपी में वही सब लोग हैं जो आना चाहते हैं, उनको उन्होंने अभी रोक दिया कि भाई अभी इस सबको मत कीजिए कि इस तरह से किया जाए। कितने लोग हैं, कितने लोग नहीं है। आपको जितना बड़ा चेंज बंगाल में करना है, अगर तुरंत वो सारे लोग आ जाएंगे तो सौगत रॉय वाली खबर देख लेता हूं। अरे ये लोगों का गुस्सा है और जेन्युइनली लोगों का गुस्सा है। नॉर्थ 24 परगना के नीमता में टीएमसी सांसद सौगत रॉय अपने संसदीय क्षेत्र में गए, बड़े सभ्य बुजुर्ग आदमी हैं। इनके साथ क्या हुआ देखिए, चोर चोर के नारे, अंडे फेंके लोगों ने इनके ऊपर। दिखा दिए, फुल स्क्रीन दिखा दीजिए। अब हर जगह तो बीजेपी का वर्कर पीछा नहीं कर रहा होगा ना इनका, सड़क में चल रहे हैं, बाजार में जा रहे हैं, सड़क पे देखिए, रोड पे गाड़ी में बैठ रहे हैं, चोर 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 के नारे लगने लग गए।
आम लोग हैं जो 2011 एक से मैंने भुगत रहे हैं। एक तस्वीर में निकालना भूल गया, आपको दिखाता मैं। एक एरिया में टीएमसी ने ऐसा आरोप उस पर लगा था कि भाई एक क्लब बना दिया था, जैसे क्लब बनते हैं, तो एक इलाके में कुछ बिल्डिंग कब्जा करके क्लब बना दिया वहां पे। उसको ऊपर बुलडोजर चला तो सारा मोहल्ला बाहर निकल के आ गया और तालियां बजाने लगा, बिल्कुल नारे लगाने लगा, जय श्री राम जय श्री राम। ये लोग त्रस्त थे तभी तो टीएमसी को हटाया। उन्होंने एक काम शुरू कर दिया जिसको मैंने समीक भट्टाचार्य को सुना था। उन्होंने एक इंडस्ट्री बॉडी की मीटिंग में कहा था कि आपको अगर कोई भाजपा का झंडा लगा के आए और कहे कि हमें दे दो, ये टीएमसी का नेता को जनता मार रही है। नहीं, ये तो स्वाभाविक सी प्रतिक्रिया है क्योंकि उस समय तक ये यही करते रहे होंगे उनके साथ। तो समीक भट्टाचार्य ने कहा कि अगर कोई आए वसूली करने, कोई कुछ करने आए तो आप सीधा हमको बताइए। अब मुझे तो ये लग रहा है उन्होंने एक शब्द जो कहा कि ट्रेड यूनियन नहीं, तो अगर वो ये कह रहे हैं तो क्या कल को जो पूरे कोलकाता में कब्जा कर रखा है, सारे फुटपाथ खत्म हैं, बड़े मतलब बड़ी छोटी कोई जगह नहीं बची हुई, इतना बदसूरत कर दिया है इतने सुंदर कोलकाता को, वो अभियान जब शुरू होगा तो उसकी प्रतीक्षा मैं कर रहा हूं कि शुभेंदु किस दिन ऐलान करते हैं कि आज से कोलकाता के फुटपाथ पर जो 34 और 15 यानी 49 सालों से जो कब्जे हैं कम्युनिस्टों के समय शुरू हुए थे अब तक, वो हटने जा रहे हैं और मुझे लगता है वो शुरू करना चाहिए। कुछ तस्वीर और है, वीरभूम के दुबराजपुर में टीएमसी नेता धनजयन की लोगों ने पिटाई की, उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। टीएमसी नेता ये लोग आम लोगों को डराते धमकाते रहे होंगे, कुछ लोग वसूली भी करते होंगे, सरकार बदल गई, लोगों का हौसला भी आ गया वापस, अब इनकी पिटाई हो रही है। नॉर्थ 24 परगना के बीजपुर में टीएमसी के युवा नेता को सबक सिखाया गया। टीएमसी नेता बोनी को हाफ पैंट घुमाकर इलाके में घुमाया गया। लंबे समय तक ये व्यक्ति सट्टाबाजी का काम करता था, धमकाता था, बल्कि ये वो आदमी है शायद जिसने अर्जुन सिंह को भी, बीजेपी के जो है सांसद, उनको धमकी दी थी इसने। और ये तो ट्रेंड है वहां पर, अब तो ये कंफर्म हो गया कि ये कपड़े उतरवा के परेड करा रही है। लेकिन इसमें देखिए यही होता है, आपने कह दिया ना, आपकी बात का कितना प्रभाव पड़ता है। आपने कह दिया तो वो पटरा वाला नहीं है इस बार आपने कहा था हाफ पैंट खरीद। टीएमसी की हालत ये है कि ममता बनर्जी हारे उम्मीदवारों को फोन कर रही है, वो ममता बनर्जी के फोन पे नहीं आ रहे हैं, ये हालत है। और ऐसी स्थिति रहेगी अगर बंगाल के अंदर इतना नाराजगी है तो 2 साल बाद लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए टीएमसी को उम्मीदवार नहीं मिलेंगे 42 सीटों पर, कि कैसे चुनाव लड़ेंगे और कैसे जनता का सामना रायदिघी में देखिए टीएमसी नेता की महिलाओं ने पिटाई की। टीएमसी की पंचायत प्रधान का पति है, इस पर लोगों के यौन उत्पीड़न का भी आरोप है। तो प्रधान पति है, प्रधानपति भी हमारे यहाँ पद होता है, रहता काफी स्टाइल में, चश्मा नहीं हटा तो आजकल पत्तों के समान ठहरे ये तो। और करप्शन के सबूत ये देखिए आपकी, कल मुख्यमंत्री ने कल एक परसों एक अपनी बैठक का वीडियो जारी करके कहा था कि एक आदमी पुरुष वो 2-2 हजार रुपए वाली स्कीम ममता बनर्जी की जो लक्ष्मी भंडार स्कीम है उसका लाभ ले रहा था, उसको भी अरेस्ट कर लिया गया। फिर उन्होंने डेटा ये दिया है, ये बीजेपी सरकार ने दिया है कि 30 लाख लोग जो हैं गलत तरीके से, पुरुष तो बिल्कुल ही गलत हो गया, कोई आता ही नहीं, और अपात्र महिलाएं 30 लाख उन्होंने कहा कि उस योजना का लाभ ले रही थी। ये बनता है 450 करोड़ रुपया महीना, 5400 करोड़ रुपया साल का। और वो एक नेता के खेत से 2 करोड़ रुपए निकले, वो तस्वीर भी दिखा दीजिए। खेत के अंदर बैग रखे थे, मट्टी में दबा के रखे हुए थे, 2 करोड़ 2.5 करोड़ नोट निकले। तो नहीं, लेकिन देखिए ये सोशल मीडिया पर ये सब चर्चाएं चल रही हैं कि खेतों में गड्डी है, नोटों पे सो रहे हैं, कमरे रख दिए जाते हैं नोट के लिए, सोने के बर्तन हैं, सोने के बिस्तर हैं, नेताजी जहां बैठते हैं वहां सारे जो सोफे वगैरह होते हैं वो सब सोने के हैं। ये सब तृणमूल कांग्रेस नेताओं के मिल रहे हैं। अभी एक मतलब उसको भी शीश महल कहा जा रहा है कि नेक्स्ट लेवल शीश महल है वो, तो अरविंद जी वाला भी थोड़ा शर्मा जाएगा, वो पूरा है ऊपर से नीचे तक कई मंजिल का है, तो वो बना रखा है। तो सचमुच तृणमूल कांग्रेस और उस सब के आगे कौन था? आगे थी ममता बनर्जी सूती साड़ी में चप्पल। अभिषेक बनर्जी कहाँ है? तो कई बार लगता है ना कि कुछ तो अभिषेक बनर्जी कहाँ चले गए? अरे भाई आपने जैसे उन्होंने कहा फोन पे नेता नहीं आ रहे, नेता सामने तो आए, ममता जी तो फिर भी दिख रही हैं। देखिए अभिषेक बनर्जी तो अभिषेक बनर्जी के बारे में मैंने एक बात कही थी कि अभिषेक बनर्जी ने स्वयं कभी कोई लड़ाई अब तक नहीं लड़ी। बुआ जी मुख्यमंत्री हो तो कोई भी सवा शेर हो जाता है, कोई भी सिकंदर हो जाता है। मुझे तो डर है सर, असली लड़ाई तो अब है।
और मुझे नहीं लगता कि अभिषेक बनर्जी में ऐसा कोई पोटेंशियल है कि वो पार्टी खड़ी कर पाएंगे या वो लड़ भी पाएंगे। नेता होता तो सामने आ खड़ा होता ना, लेकिन अगर सब कुछ तोलेबाजी पे चल रहा है तो कहां से खड़ा होगा? ये डर है कि अभिषेक बनर्जी देश छोड़ के नहीं भाग जाए कहीं। इतना पैसा उस आदमी ने बना लिया है कि हो सकता है कि खबर है कि अभिषेक बनर्जी विदेश चले और लौट कर ही नहीं आए। इतना पैसा बना लिया उस आदमी ने। मैं बस इतना बोल रहा था, देखिए बहुत गलत बात है जो तृणमूल ने किया, वो सारा कुछ उसे भोगना पड़ेगा। जैसे अभी हम स्कीम्स की बात कर रहे थे, तो स्कीम्स में देखिए गड़बड़ियां होती हैं। महाराष्ट्र में अभी जो स्कीम थी उसमें 80,000 ऐसे बेनिफिशियरी पाए गए जो कि बेनिफिशियरी होने नहीं चाहिए थे मैहिलाओं की स्कीम में, पाए गए ना। तो इसी तरह यहां पे भी करप्शन हुआ। जो नेताओं ने करप्शन किया है उनको पकड़ के जरूर उनको सजा मिलनी चाहिए। ठीक है। अब बाकी जो करप्शन वेरियस स्कीम्स में होता है वो अलग अलग जगह होता है, उसे हटाने की जरूरत है। अमेरिका ईरान जंग में लेटेस्ट अपडेट क्या है? अपडेट यह है कि खबर ऐसी चल रही है कि ईरान और अमेरिका के बीच जल्द सीज फायर का ऐलान हो सकता है और दोनों देश 60 दिन का सीज फायर और बढ़ाने पर, समझौता करने पर एक MOU पर राजी हो गए हैं। इसके लिए लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की मंजूरी का इंतजार किया जा रहा है। समझौते के तहत हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों को बिना आवाजाही के लिए जाने देगा, यह ईरान करेगा और 30 दिनों के अंदर समुद्री माइंस भी हटाएगा और जहाजों से कोई टोल नहीं लेगा। इसके बदले में अमेरिका अपनी नाकेबंदी जैसे जैसे ईरान ये काम करता जाएगा वैसे वैसे खत्म करता जाएगा, अमेरिका भी वो पीछे हटता जाएगा। अब यहां पर जो बात है वो ये कि जो तमाम वेस्टर्न मीडिया छाप रहा है इस बात को, वो ये कह रहा है कि ये इस समझौते के लिए ईरान तैयार हो गया और ये 60 दिनों में क्या होगा, ये जो परमाणु बम नहीं बनाने का वादा तो वो करेगा ही, लेकिन उसके यूरेनियम का क्या होगा, वो आगे एनरिचमेंट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, यही बातें इन 60 दिनों में होंगी। तो ये 60 दिन के लिए सीज फायर का एक्सटेंशन और न्यूक्लियर पर बात करने का मौका, ये है ये समझौता। लेकिन कहा यह जा रहा है कि ट्रंप ने अपने वार्ताकारों से कहा है कि 2-3 दिन और ले लो, ठोक बजा के देख लो, बात पक्की हो तभी हमें तभी इसका ऐलान करना। दावा यह है कि ईरान तैयार है और कुछ लोग कह रहे हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर की भी हां है और ट्रंप ने इसको होल्ड पे डाला हुआ है कि थोड़ा मतलब कोई कच्चा काम ना करें। तो ये अभी तक का जो है अपडेट इसके अंदर है। लेकिन इस सब के बीच हमले भी हो रहे हैं। 4 दिन में 4 हमले हो चुके हैं। 2 बार अमेरिका ने दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास पर हमला किया है और जवाब में ईरान ने कुवैत में अमेरिकी हवाई अड्डे पर हमला किया है। और दावा यह कर रहा है अमेरिका कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भी जो उसके ठिकाने हैं जहाज वगैरह, उनके ऊपर 4 ड्रोन से, 1 वे ड्रोन से जो है वो हमला किया गया था। तो ये खबर है सर, अभी भी नहीं होना कुछ नहीं, मतलब ये सारी खबरों से पता ही चल रहा है कि मित्रता बढ़ने वाली है ना। देखिए एक दिशा में हर रोज कुछ ना कुछ अपडेट हो रहा है। लेकिन जो आपने इफ बट्स जो आप कहते हो ना, इफ बट में सबसे बड़ा तो है कि ट्रंप साहब की मंजूरी। तो ट्रंप साहब की मंजूरी का तो सबसे बड़ा संकट है ना कि वो किस दिन किस बात पे मंजूर होते हैं। जैसे अभी ये हवाई अड्डे पर निशाना बनाया कुवैत में, तो उससे भी नाराज हो सकते हैं कि ये क्या, ये ठीक नहीं चल रहा है, इस तरह से काम नहीं चलेगा। नहीं, लेकिन ये खबर बढ़ रही है, लेकिन ये वैसा के वैसे ही वो जो ये खबर सच क्यों प्रतीत होती है, मैं आपको बताऊं, मेरा नहीं ये बढ़ रही है बात आगे कि उन्होंने ये कहा कि ये 60 दिन में हम न्यूक्लियर पर बात करेंगे। हाँ। तो वो जो स्टिकी पॉइंट है उस पर डिस्कशन के लिए ये वक्त निकाला गया है और वो 60 दिन फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा, ये अच्छी बात होगी। ये अच्छी बात होगी। 3-4 दिन बताऊं आपको, ये जो आप कह रहे हैं न्यूक्लियर वाला, तो मैं हमेशा इस बात पे कह रहा हूं कि वो सबसे आखिरी पॉइंट होगा, क्योंकि वो पॉइंट पर यदि बात होगी तो फिर तो कोई बचेगा नहीं ना आपके पास। जो बोला सबसे बड़ा स्टिकी पॉइंट है। कह दिया है कि 14 जून तक को डिस्टर्ब मत करो। 14 जून का उनका जन्मदिन है, 80 साल के हो रहे हैं और 14 दिन को वो व्हाइट हाउस के अंदर एक बॉक्सिंग फाइटिंग कंपटीशन करा रहे, फ्री स्टाइल करवा रहे हैं और UFC को उन्होंने ऑर्डर दे दिया है कि 1 लाख लोग देखने आएंगे और वर्ल्ड के टॉप फाइटर लेकर आओ, उनके यहाँ पे लड़ाई होगी और हम पूरा परिवार बैठ के देखेंगे। और बहुत बड़ा आयोजन व्हाइट हाउस के अंदर वो करने जा रहे हैं। स्टेडियम बन रहा है व्हाइट हाउस के अंदर, 1 लाख लोगों को आमंत्रित करेंगे, स्पेशल यहाँ दुनिया का तेल निकला हुआ है उनकी। वो अभी अपनी पूरी फाइटिंग के ऊपर ध्यान दिया है, फाइटिंग करा के आनंद ले लिया, उनको मजा नहीं आ रहा। वो कह रहे हैं सामने व्हाइट हाउस के अंदर मैं फाइटिंग देखूंगा। अब वो पूरा ध्यान उन्होंने वहां पर लगा के रखा हुआ है। 3-4 चीजें जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि एक तो ईरान के पास जो 450-460 टन जो न्यूक्लियर मटेरियल है, जो कि 60% जो है उसका संवर्धन किया हुआ है उन्होंने, उसको रशिया को देने की बात है। और ये कहा जा रहा है कि वो रशिया को वो ईरान देगा और रशिया उसको संभाल के रखेगा और ये जो है IAEA के जो ऑब्जर्वेशन में ये किया जाएगा। दूसरा ये है कि 30 दिनों में, जैसे आपने भी कहा कि इन 60 दिनों में 30 दिनों में ईरान ने ये कहा है कि वो सारी जितनी माइंस थी सी में वो उसको हटा लेगा और
ये भी कहा गया है कि वो कोई जो है टोल नहीं लगाएगा वहां पे से जो जहाज निकल रहे हैं, और ओमान को भी ये कहा है अमेरिका ने कि वो भी इसमें टोल नहीं लगाएगा। तो ये जो है ये जो सारी चीजें हैं, ये बात की जा रही है कि इस पे समझौता हो रहा है। 60 दिन कुछ और डेवलपमेंट से जल्दी जल्दी बता देता हूं आपको। एक तरफ ट्रंप ईरान के साथ सीजफायर की बात कर रहे हैं, उधर इजराइल की प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान में अभी हमारा काम अधूरा है और इसके लिए वो हर दिन ट्रंप से बात करते हैं। नेतन्याहू बिल्कुल नहीं चाहते कि अमेरिका ईरान के बीच सीज फायर हो, और वो कई बार ये दोहरा चुके हैं कि ईरान में अभी मिशन पूरा नहीं हुआ है, बहुत से टारगेट्स हैं जिनको अभी ध्वस्त करना है, और यूरेनियम भी ईरान से जो है वो बाहर लेकर के आना है, ईरान के प्रॉक्सी समूहों और उसके बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी नष्ट करना है, ये भी वो कह रहे हैं। आगे भी दिखा दीजिए और खबरें आपको बताते हैं। इस जंग में खुद को शांति दूत बता रहे पाकिस्तान के हवाले से भी एक खबर आई, जैसे आप कह रहे थे ना कि चाइना में रूस में शिफ्ट किया जाए। खबर मैंने कल ये पढ़ी कि पाकिस्तान ने ये पेशकश की है कि चाइना को दे दिया जाए ये यूरेनियम। मतलब वैसे दो ईरान के दोस्ती हैं, चाइना भी और रशिया भी। पाकिस्तान कह रहा है कि वो इसके लिए ट्रंप से बात करेगा, लेकिन ट्रंप ने दो टूक कहा है कि ईरान का यूरेनियम या तो अमेरिका को सौंपा जाएगा या फिर वो डिस्ट्रॉय किया जाएगा। यूरेनियम रूस और चीन के पास जाए ये ट्रंप नहीं होने देंगे। इसके बावजूद पाकिस्तान जो है ये कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार आज वॉशिंगटन में वहां के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात भी करने वाले हैं, और कहा जा रहा है कि इसमें ईरानी यूरेनियम के साथ साथ पाकिस्तान अब्राहम अकॉर्ड को लेकर के भी बात करेगा, जिसमें वो बहुत बुरी तरीके से फंसा हुआ है। अब एक और बड़ी बात आपको मैं बताता हूं, अगली खबर पे आ जाइए। स्कॉट बेसेंट जो अमेरिका के वित्त मंत्री हैं, ईरान ने एक अथॉरिटी बनाई थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से टोल लेने के लिए, जिसको उन्होंने एनवायरमेंटल टैक्स का नाम दे दिया था। तो पहले तो उन्होंने उस अथॉरिटी को सैंक्शन किया, फिर उन्होंने ये पोस्ट किया है और ये कहा है कि ईरान कोई टोल नहीं लेगा और कोई जहाज वहां से पास होने के लिए टोल नहीं देगा। जो भी देश ईरान के साथ मिलकर टोल पैसा चुका के बाहर आएंगे, हम उनके ऊपर भी पेनल्टी लगाएंगे। तो एक तो कोई आदमी, मान लीजिए भारत ही है, फॉर एग्जाम्पल भारत पैसे दे रहा है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, हमें तेल की जरूरत है भाई, मैं देने के लिए तैयार हूं, 2 मिलियन 50 मिलियन जो भी है मैं दे रहा हूं कि मेरा जहाज आने दो भाई। अब वो कह रहे हैं अगर हमने ऐसा किया तो हम पर पेनल्टी लगाई जाएगी, डबल हो जाएगा। तो ये मतलब ये भी चल रहा है साथ साथ, लेकिन और हर तरीके से दुनिया को निचोड़ने में लगे हुए ये लोग। नहीं, लेकिन इसको अगर देखें तो ये कुल मिला के वहीं जा रहा है, और जहां से आपने इस खबर की बात शुरू की थी, ओवरऑल ये है कि शांति की तरफ तो बढ़ रहे हैं। जो दोनों का अपनी अपनी अकड़ का मसला है, आपने बीच में एक लाइन में कहा, वो कहानी कुर्सी की देखने वाले भी चौंक गए होंगे। रोज आप वो कलीबाफ जो हैं या अरागची, उनकी बात करते हैं। आज आपने कहा कि सुप्रीम रिलीजियस लीडर भी मान गए, तो सब चौंक गए होंगे कि वो तो थे नहीं, वो कहाँ से आ गए अचानक। मतलब हैं, भले हैं, स्वस्थ हैं, ठीक हैं, कभी उनकी चर्चा नहीं होती। कुल मिलाकर ये है कि ईरान और अमेरिका के बीच में जो समझौता है वो लगभग तय है, उसके तरीके ही जितनी देर करने हो करेंगे। और अगर ध्यान से देखें तो ये छिटपुट हमले को छोड़ दें तो जहाज तो अब निकल रहे ही हैं। जहाज तो ऐसा नहीं कि अब उस तरफ से जहाज नहीं निकल रहे हैं, उस तरह की रिपोर्ट नहीं आती ना कि पूरा दिन रोक के रखा हुआ है। अब जहाज निकलते भी हैं, कोऑर्डिनेटेड जहाज निकल रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि अमेरिका और ईरान दोनों चाह रहे हैं कि IRGC भी चाह रहा है और अमेरिकी जो नेवी है वो भी चाह रही है कि हम अपने हिसाब से बताएं कि हमारी चल रही है। मैं बताता हूं, उसका भी डेटा है। ईरान हॉर्मुज को लेकर के अमेरिका और ईरान में तनातनी तो है ही। ईरान हॉर्मुज पर पकड़ अपनी पक्की करना चाहता है। समुद्री रूट पर ये पूरा जो है 89 दिन हो गए इसको बंद हुए। इसके बाद भी ईरान की मंजूरी के बाद चुनिंदा जहाज रोज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलते हैं, और IRGC का दावा है कि पिछले 24 घंटे में 26 टैंकर यहां से गुजरे हैं। ये पर डे का जो प्री वॉर डेटा है कितना है सर? 750 750 टैंकर निकलते थे लगभग, इतने 26 निकले पिछले 24 घंटे में। नहीं, 750 नहीं, 100 के ऊपर, 100 के ऊपर, 120 140 100 के ऊपर, और अभी जो है 26 टैंकर्स जो है वो निकले हैं। दूसरा इजराइल की बात जो हम कर रहे थे, वो भी एक बड़ा रोड़ा है शांति में। अब वो लेबनान को धुआं किए हुए है। ये देखिए, ये लेबनान की तस्वीर है। कल बताया गया कि बहुत टारगेटेड किलिंग की गई है किसी हिजबुल्लाह नेता की, उसके अपार्टमेंट में मारा गया है उसको। बता दीजिए सर क्या वो जो है वो कह रहा है कि गाजा पे 60% वाला जो बात है कि 70% हम चाहते हैं। हाँ, वो ये ट्रंप का, नेतन्याहू का बयान है कि हमने 60% गाजा पे कब्जा किया है और मेरा डायरेक्शन है कि 70% पर हम कब्जा करेंगे। अब वो लेबनान में बम्बिंग कर रहे हैं, गाजा के अंदर और घुस रहे हैं, और ट्रंप कह रहे हैं अब्राहम अकॉर्ड साइन करो नेतन्याहू के साथ। ये सब कैसे हो सकता है? ये एक बड़ा सवाल है। नेतन्याहू का बयान भी एक है, वो चला दीजिए जरा, देखते हैं।
तो ये सबके बीच जो है अब शांति की राह में ईरान बड़ा रो रहा है या इजराइल, ये बहस की बात है, सुनते हैं। नहीं, इजराइल तो चाहता ही नहीं है कम से कम। אנחנו בתהליך שהכוח שלנו, אנחנו יכולים למנף את הכוח שלנו עם הרבה כיוונים. תצטרך עוד למחוץ את חיזבאללה, אנחנו כרגע נופתים את חמאס, כן? אנחנו עכשיו ב-60% משטח הרצועה, אתם יודעים, היינו ב-50, עברנו ל-60, הדירקטיבה שלי היא לעבור תלכו לפי הסדר, קודם כל 70, בוא נתחיל בזה. 70% गाजा पे कब्जा करेंगे, गाजा के लोग कहां जाएंगे? वो कितने 10 लाख 20 लाख जितनी भी आबादी है, उन लोगों का क्या होगा? और फिर वो मैं कह रहा हूं, ट्रंप ने शर्त रख दी है कि अब्राहम अकॉर्ड होगा तो ही मैं ईरान से समझौता करूंगा। तो सर आप वहां से शुरू कर दें, फिर आप मुझ पर हंसते रहते हैं। ठीक नहीं सर, मैं आपकी बात गंभीरता से लेता हूँ। नहीं, एक तो इजराइल को समझना चाहिए कि इजराइल तो इस पूरी शांति के पक्ष में ही नहीं है। जब तक कि खात्मा ना हो जाए या जो भी हिसाब किताब ईरान का किया जाए, तो एक अड़ने वाली जगह तो वहाँ पर पड़ी हुई है। और ट्रंप साहब को इतना आसान वो मत समझिए नेगोशिएटर, वो तो 100% निचोड़ने वाले लोगों में से हैं कि कैसे किसी भी चीज़ पर किया जा सके। और ये भी एक बड़ा मुद्दा जो आपने कहा कि वो रशिया और चाइना को न्यूक्लियर जो एनरिचमेंट मटीरियल है वो वहाँ सौंपने के लिए तैयार ऐसे नहीं होने वाले हैं। उसकी तो एक बड़ी, यदि होगा भी तो उसकी वो बड़ी कीमत वसूलेंगे। बड़ी कीमत मतलब किसी भी दूसरे तरीके से, तो इतना आसान काम वो नहीं है। लेकिन ये है कि फिर भी अभी एक तरह से युद्ध थमा हुआ है और धीरे धीरे जो भी बात चल सकती है वो चल रही है। सीज़फायर बढ़ने की बात तो हो गई, चलिए समझौता नहीं भी हुआ तो 60 दिन और शांति तो रहेगी, ये भी अच्छी बात है दुनिया के लिए। अब जरा पाकिस्तान वाली बात आपको बताता हूं। मैंने आपको बताया कि इनके विदेश मंत्री अमेरिका में है और पाकिस्तान की कोशिश तो होगी कि अब्राहम अकॉर्ड वाली बात जो है इस पर हमारी गर्दन जो है वो छोड़ दी जाए। इनके रक्षा मंत्री का बयान हमने आपको कल परसों दिखाया था, जिन्होंने खुल के कहा था कि भाई हम जिस आदमी पे एक सेकंड भरोसा नहीं कर सकते नेतन्याहू पे और उस देश पे, तो हम उसके साथ कैसे कोई समझौता कर लेंगे, हम तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमारे पासपोर्ट पे लिखा है कि दिस इज नॉट वैलिड फॉर इजराइल। तो अब ये बयान तो इन्होंने दे दिया। खबर ये पाकिस्तान के ही लोग बता रहे हैं कि इसके बाद आसिम मुनीर ने उनको खूब फटकारा, रात भर ये बेचैन रहे और फिर ये खबर सब दुनिया ने छाप दी थी। उनके यहाँ शायद अल जजीरा ज़्यादा चलता है, ज़्यादा तरजीह दी जाती होगी। अल जजीरा ने खबर की कि इन्होंने ऐसा बोला, अल जजीरा से वो खबर हटवाई गई। क्या क्या किया गया, इतना किसका डर था, ये देखिए आप। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब ने ये कहा कि ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम इब्राहिमी माहदे को एक्सेप्ट करें और हमें कोई मजबूर करे। हम एक इंडिपेंडेंट सॉवरन मुल्क हैं, हमें कोई मजबूर नहीं कर सकता। ये पूरी रात ख्वाजा आसिफ सो नहीं सके और मुख्तलिफ लोगों को फ़ोन करते रहे और कहते रहे कि मैंने तो ये बयान कभी भी नहीं दिया, ये छप क्यों गया है। आप भी थोड़ी देर खुश हो गए होंगे तो आपको ये बता दें कि नहीं, ये सर्कस के चूहे हैं, ऐसे बयान ये नहीं देते। और अल जजीरा को पहले इस्लामाबाद के अंदर राब्ता करने की कोशिश की जाती रही, वो भी मामला ना हुआ तो फिर पाकिस्तान के सफारती अमले को इसमें इन्वॉल्व किया गया। अल जजीरा के हेड ऑफिस में, ये हम आपको ज़राए से बता रहे हैं, राब्ता करके बताया गया कि आपने ये खबर हुजूर गलत छाप दी है और हमारे वजीर दिफा ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। तो फिर अल जजीरा ने इस खबर को बाकायदा एक नई स्टोरी के तौर पर रन किया कि ये जो खबर थी कि पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर ने ऐसा कोई बयान दिया है, तो बिल्कुल ऐसा बयान नहीं दिया, ये सब कुछ झूठ है। अब डर तो ट्रंप का ही रहा होगा, भाई ऐसे खुल्लम खुल्ला तुम्हारा रक्षा मंत्री मेरी बात को इनकार कर रहा है, इतनी हिम्मत। अब एक और रास्ता ढूंढा पाकिस्तान ने, अब वो ये कह रहा है कि सऊदी अरब कर लेगा तो हम भी कर लेंगे। तो जानते हैं कि भाई सबका बाप वहां पर सऊदी अरब ही है मुस्लिम दुनिया में। वो अगर मानेगा, पहले तो वो आसानी से मानेगा नहीं, वो अगर मान जाएगा तो भाई उनके पास अपने देश में कहने को होगा कि भाई वो नहीं, जो मक्का मदीना वाला देश जो वो मानने के लिए तैयार है। तुम्हें क्या हो रहा है? जब ये बयान आया था तब भी मैंने कहा था कि ये चलेगा नहीं, उनको मानना ही पड़ेगा। ये ऐसे बोल देने में ठीक है, जैसे उस वक्त भी बात हुई थी जब इजराइल में जो सेना शांत क्या था, पीस फोर्स भेजने की बात हुई थी, तब भी मैंने कहा कि पाकिस्तान को मानना ही पड़ेगा। उनके पास रास्ते नहीं, आप उनकी मजबूरी को खबरों के तौर पर मत दिखाया कीजिए। वो सऊदी के पीछे खड़े हो रहे हैं, वो बयान भी सुन लीजिए। पाकिस्तान की पॉलिसी बड़ी जबरदस्त है। पाकिस्तान कहता है कि अगर सऊदी अरब मान जाएगा तो हम भी मान जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ एक डिफेंस पैक्ट भी है और साथ साथ हम उसका शेल्टर भी ले रहे हैं। अगर सऊदी अरब ने मान लिया तो मुझे लगता है कि ये फिर हमें भी मानना पड़ेगा और फिर हम भी सिग्नेटरी इसके हो जाएंगे, क्योंकि सारे ही हो जाएंगे तो फिर हम पाकिस्तान को कैसे पीछे रख सकते हैं। वो एक कहावत है ना कि नमाज माफ कराने गए थे और रोजे गले पड़ गए, तो वो हो गया पाकिस्तान के साथ। इनको मीडिएटर बनने का शौक था
ट्रंप ने कहा फिर ये भी करो तुम। देखिए, अब अब्राहम अकॉर्ड जो है उसके 4 सिग्नेटरी हैं, यूएई है, बहरीन है, मोरक्को है, सूडान है इस वक्त। और जो अब ट्रंप साहब चाहते हैं कि बाकी लोग जो हैं, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, कतर, टर्की, जॉर्डन, ये लोग भी इसको साइन कर लें, यानी इजराइल की एग्जिस्टेंस को पहचान दें या मान लें कि वो इजराइल जो है वो एक कंट्री की तरह उसको एग्जिस्टेंस अपने गले में फांसी लगा ले। तो अब टर्की क्या ऐसा कर सकता है अपने यहाँ पर जो विरोध है जिस तरह का? सऊदी अरेबिया पहले ही मना कर चुका है इस बात को लेकर। पाकिस्तान में हालत आप भी ये गरीब क्या करेगा, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे। देखिए, आसिम मुनीर तो अपने यहाँ पे मुश्किल में है। आसिम मुनीर तो अपने यहाँ पे मुश्किल में है। आसिम मुनीर जो है अगर वो इसके साथ जाते भी हैं तो इंटरनल पॉलिटिक्स जो है उनको मार देगी पाकिस्तान की, और नहीं जाते हैं तो ट्रंप मार देंगे। अरे ट्रंप, पाकिस्तानी एक और चीज से परेशान है कि ट्रंप ने दूसरी लैला ढूंढ ली। कौन? देखिए आप। पहले आप ये देखें कि कतर को खुद नेगोशिएशन में उन्होंने शामिल करवाया है। कतर वहां पे आया है, ईरान की मर्जी थी तो आया है। मुझे सिर्फ ये है कि जब मीडिएशन पाकिस्तान के थ्रू चल रही है, तमाम चीजें जो पाकिस्तान ने की है, अब तक जो जंग रुकवाई है, जो ईरान को बचा के रखा है, क्या ईरान को इसकी कदर नहीं हो रही है या ईरान को कदर? ये दिक्कत है। कतर क्यों? आप कतर कौन? अरे ये कौन लोग हैं भाई? ये लोग धरती पे नहीं रहते क्या? कह रहे हैं कि ईरान को बचा के रखा है, जंग रुकवाई। ईरान बेचारा सोच रहा हो कि हम बचे कहां से हैं, चिथड़े चिथड़े हो गए, तार तार हो गए, धुआं धुआं निकल रहा है, और कह रहे हो कि हमने ईरान को बचा के रखा है। फिर कौन सी शांति करा दी? शांति करानी होती तो अब तक कुछ करा लिया होता। ट्रंप तो रोज डांट के भगा देता है, कहता आज नहीं, फिर ये करो, फिर ये करो, और कुल मिला के आपको हरकारा बना के रखे हुए। और उसके बाद आपके लोग कह रहे हैं कि नहीं बड़ा कमाल कह रहे हैं। ईरान मान कैसे गया कतर को का रोल होने में? ईरान तो कतर का ही रोल मानता रहा है। इनको शायद गलतफहमी है। इस युद्ध के पहले तक जो भी मीडिएशन होता था वो सिर्फ और सिर्फ कतर में होता था। कतर के अलावा कोई और मीडिएट कर ही नहीं पाता, किसी की एक क्षमता ही नहीं है। इस बार स्थितियां थोड़ी अलग हो गई थी, इसलिए युद्ध यहां तक पहुंच गया और कतर पे भी चुकी मिसाइलें चल गई थी। लेकिन अभी भी जो अंतिम में शांति की तरफ जब जाएगा तो वो कतर का ही रोल होगा। पाकिस्तान की भूमिका सिर्फ और सिर्फ चिट्ठी पकड़ो, चिट्ठी पहुंचाओ। वो जो कबूतर भेजा जाता है ना, तो कबूतर जैसे इनकी भूमिका, इससे ज्यादा नहीं। ये तो खैर पाकिस्तान में तो खैर ये हंसी मजाक भी हो जाता है। चलिए गंभीर प्रोग्राम में हमारे एक सीरियस नोट पर आपको एक बयान सुनाता हूँ। राष्ट्रीय कि दुनिया के लिए सबसे बड़ा ये मतलब काल बना हुआ है और उसकी वजह से हंसी मजाक हो जाता है। अजीत डोवल साहब रशिया गए हैं, रशिया गए ना सर? हाँ, तो वहां उन्होंने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा कि अब वो दौर नहीं है कि एक दो देशों के हाथ में पूरी दुनिया की शक्ति हो। ऐसा उनको लग सकता है, लेकिन ऐसा बचा नहीं। अब दुनिया ऐसी नहीं बची। अब मल्टीपोलर वर्ल्ड है, और उभरती हुई जो शक्तियां हैं वो सैन्य ताकत भी बन रही हैं, आर्थिक ताकत भी बन रही हैं, और वो अपना हिस्सा मांगेंगी। Today, power is no longer concentrated in the few hands, though few may think it to be. Emerging countries are rising, and rising with resolve and determination. They are rising in their economic capabilities, military strengths, demographic strengths, and a multipolar world is emerging in which the aspirational states require and want equal participation of all the powers and countries of the global south, and it will be, and that is the only way that can ensure a very secure and stable world. ये बात तो ठीक है कि ट्रंप ने मल्टीपोलर तो दुनिया को खुद बनाया, खुद उन्होंने दुनिया को दूर किया। नहीं तो आधी दुनिया उन्हीं के साथ अटैच थी, आधी थोड़ी बाकी जो है थोड़ी बहुत चाइना के साथ थी। लेकिन ये जो उन्होंने बात की, उभरती ताकतें जो है उनको अपना चाहिए, पीस ऑफ द पाई चाहिए, वो ठीक है, हमें भी चाहिए। वो भारत उसमें भारत का नंबर सबसे पहले आता है उसमें, हम ये डिमांड करते हैं। लेकिन क्या वाकई में जो दूसरी बात उन्होंने कही कि दुनिया में अब बहुत सारी महाशक्तियां नहीं है, क्या ये बात सही है? क्या आज का चीन और आज का अमेरिका, क्या कोई और है जो इनकी तुलना में कहीं खड़ा होता है? वही बात मैं कह रहा हूँ कि ये पार्टली सही बात है कि एक मल्टीपोलर वर्ल्ड बन रहा है, लेकिन जो पावरफुल कंट्रीज हैं जिन्हें आप सुपर पावर्स कहते हैं, वो जो मल्टी पावर्स हैं उसको दूसरे तरीके से डिफाइन कीजिए। पहले वो लोग कुछ एक देश के साथ, एक महाशक्ति के साथ, सुपर पावर के साथ ज़्यादातर जुड़े हुए थे। अब उन लोगों के पास मौका भी हो गया और थोड़ी संभावनाएं बन गई, तो वो कुछ लोग चाइना के साथ जुड़ जाते हैं, कुछ लोग रशिया के साथ जुड़ जाते हैं, कुछ लोग अमेरिका के साथ जुड़ जाते हैं। उन तीनों सुपर पावर्स की ताकत कम नहीं हुई है।
चाहे कितने भी मल्टी पावर तो रशिया को ना कहें सुपर पावर। अब रशिया सुपर पावर कैसे नहीं, अब रशिया की चीन और अमेरिका से तो तुलना नहीं हो सकती। नहीं, चीन से नहीं हो सकती, लेकिन रशिया सुपर पावर है। हाँ, और रशिया ने तो अच्छा, इसको सुपर पावर को कैसे समझते हैं? सुपर पावर का मतलब है कि इकोनॉमिक एंड मिलिट्री माइट। नहीं, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री माइट है उसका। वो किसी के दबाव में आ रहा है। आज भी जिस तरह से उसने सुपर पावर का मतलब है कि आप दूसरे के दबाव में नहीं आ रहे। यूएसएसआर तब था, उसके बाद टूटने के बाद यूक्रेन आप रूस को रोक पाए लड़ने से। 4 साल तक ये बात ठीक है कि रूस जो वही करता है जो उसको सुपर पावर। और आज की दुनिया में सबसे बड़ी चीज उसके पास अपना तेल है। हाँ, तो वही तो सुपर पावर है। और एक इसलिए सुपर पावर के तौर पे वो वहां पर ये अब इंडिया की बात आई ना, वो तो हमारी बात करने गए थे ना वहां पे। एक्चुअली मैं उसी पे आ रहा हूं। ये कहने में ठीक है कि भाई अमेरिका और चाइना फिर कोई और है कि नहीं है, लेकिन आज जरा आप देखिए, और उसमें इंडिया लीडरशिप पोजीशन पर है, वही यानी वो ड्राइविंग सीट पर है। आज उन सुपर पावर्स के बीच में अलग अलग प्लेटफॉर्म है। वही कह रहा हूं, कहीं क्वाड है तो कहीं एससीओ है, कहीं ब्रिक्स है तो कहीं दूसरे ऐसे समिट हो रहे हैं, कहीं यूरोपीय यूनियन के साथ एक समिट हो रहा है तो कहीं दूसरी तरफ गल्फ कंट्रीज के साथ हो रहा है। ये मल्टीपोलर जो कहें कि पावर एक जो सिनेरियो था वो कभी नहीं था। तो इसलिए जो डोभाल कह रहे हैं वो एकदम दुरुस्त बात कह रहे हैं। हाँ, हमें हमारा हक हिस्सा मिलेगा, हम ले रहे हैं। एक इंटरेस्टिंग तस्वीर देखिए, राहुल गांधी अभी से थोड़ी देर पहले दिल्ली के मंडी हाउस में ऑटो ड्राइवर्स से मिलने के लिए पहुंचे। पार्क में बैठे ऑटो ड्राइवर्स के बीच चले गए, उनसे बात करेंगे। वो दिख रहे हैं आपको पार्क में लाल घेरे में जो दिखाई दे रहे हैं ना, वो राहुल गांधी है। अब कैसे क्यों कब मन में आया कि आज ये काम करना है, आज कुछ तूफानी करना है, तो वो चले गए, पार्क में बैठे हैं। आज गर्मी भी कम है, वैसे दिल्ली में गर्मी कम है, कल बरसात थी, आज बारिश कम है। फिर उसके बाद वो ऑटो में बैठ गए। अब ये क्लियर नहीं है कि ऑटो ड्राइवर की सीट पे बैठे या पीछे बैठे। वो भी तस्वीर वो साथ में दिखा दी। हाँ, दूसरी तस्वीर। अब परेशान है बेचारे सिक्योरिटी वाले। एक वो बुलेट वो बचाने के लिए एक ब्रीफ केस सा लेके चलते हैं, वो बेचारा ऑटो के चारों तरफ चक्कर लगाता घूम रहा है सिक्योरिटी वाला। कैसे भाई उनकी तो सांस अटक जाती है ना, ऐसा कोई काम करते हैं। वीवीआईपी प्रोटेक्ट ही है भाई। खैर एनीवे, ये राहुल गांधी जी आज ऑटो ड्राइवर्स के बीच, ऐसा वो पहले बहुत बार कर चुके हैं, ट्रकर्स के बीच में जा चुके हैं, कुलियों से मिल चुके हैं सर। आनंद विहार में कुलियों के पास चले गए थे, कुली बन गए थे, बढ़ई के पास भी चले गए थे, बाइक मैकेनिक के पास भी चले गए थे। अभी चर्चा हो रही थी कि केजरीवाल जी, अभी अब ब्रेक में चर्चा हो रही थी, केजरीवाल जी परेशान होंगे इस सब से। क्योंकि ऑटो वालों को अपना मानते हैं कि मेरे सिवा किसी का एकाधिकार तो ऑटो वाले थे सर उनके साथ, अब नहीं है। अब नहीं है। अब आपको कौन से ऑटो के पीछे केजरीवाल जी? वही बोल रहा हूँ कि वो भाई उनको तो अभी भी लगता है। हाँ, एक बार वो एक ऑटो वाले सज्जन जो है वो बता भी रहे हैं इस बारे में। कि आपने क्या खाया? वो ये रोटी लाए थे हम लोग, उसी में से एक रोटी सब लोग मिला, बिल्कुल मिल बांट कर हम लोग खा लिए। राहुल गांधी जी ने छोले भटूरे खाए। छोले भटूरे, रोटी खाए, दाल खाए, सब्जी आलू परवल का था, सब्जी था, ये सब। कोई मीठे में कुछ था? मीठा में सर वो आइसक्रीम था। आइसक्रीम था। अच्छा, और दूसरा कुछ नहीं था सर। तो अभी जो है आप लोग काफिले के साथ चलते हुए चले जा रहे हैं? जी सर, सब लोग चल रहा है सर, तो उसके पीछे हम भी चल रहे हैं। अब हमारे साथ ही है। तो ये कहाँ तक जाना है? कहाँ जाना है? कहाँ जाना है आप लोग? अब पता नहीं, चल रहा सर, उसके साथ चल रहा है। गाड़ी आगे नहीं। कुल 15 ऑटो ड्राइवर्स हैं और 15 लोग इस समय जो है अब चल रहे हैं उनके साथ साथ उनके पीछे। जी 15 गाड़ी है, हम लोग 14 ही है सर। तो गैस और तेल की महंगाई में ये ऑटो सारी सीएनजी के ऑटो हैं? सब सारी सीएनजी है सर। अच्छा, जो सब महंगा हो रहा है सर। तो जो 12 रुपया तेल बढ़ गया, हफ्ता दिन के अंदर में 12 रुपये बढ़ा है। चलें, तो ये देखिए बताया उन्होंने, ऑटो ड्राइवर जो थे वो बता रहे थे कि राहुल गांधी आए, हमारे बीच बैठ गए, फिर उन्होंने छोले भटूरे खाए, हमने रोटी सब्जी खाई, फिर मीठा मंगाया गया तो आइसक्रीम आई। मंडी हाउस पे तो आसपास बहुत कुछ है, मंगवा लिया गया होगा, सब खान पान मंगवा लिया गया होगा, छोले भटूरे आइसक्रीम सब मिलता है वहाँ पर। अच्छा, तो राहुल जी ने फिर कहा होगा अपने साथियों से, लागू अपने साथ जो लोग हैं लेके आओ भाई, सबके लिए लेके आओ। यही हुआ होगा ना? आपने जानबूझ के अधूरी बात बताई है? वैसे ही कौन सी? जो उसमें ऑटो वाला कह रहा था कि नहीं उन्होंने परवल की सब्जी भी खाई, उन्होंने दाल भी खाई हमारी। वो हाँ, नहीं, उन्होंने शुरुआत में कहा कि छोले भटूरे खाए, फिर बताया कि हाँ, कि वो जो बाकी लोग, हम अपना टिफिन का डब्बा लाए थे जो, उसमें से भी कुछ उन्होंने खाया। वैसे इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं बड़े ढंग से आयोजित किए जाते हैं, कैमरा वहाँ पे होता है, दिखाने के लिए सब कुछ किया जाता है। ठीक है, ये नहीं, उस रूप में कैमरा नहीं है, वैसे होता तो
और अच्छे से होता। पर ये तो प्रेस दूर वालों से को क्या देखिए, प्रेस वालों को अचानक भगवान थोड़ा बताते हैं कि अच्छा ऐसा होना राहुल चाहिए। गांधी दिल्ली में कहीं निकलते हैं तो प्रेस को तो पता चल ही जाता है। ये सब बताया जाता है। हाँ, नहीं, वो आप ठीक कह रहे हैं। ठीक है, तो उसमें कोई बात नहीं है ना, वो लीडर इसलिए ही तो है कि जाए और ना भी बताए, इसका क्या मायने है। हाँ, अब वो धूप में रोटी खाने तो गए नहीं थे। ये तो बात तो ये बताने ही गए थे ना कि हम तुम्हारे साथ हैं। अच्छा, दिल्ली में थोड़ा मामला चल भी रहा है, ऑटो वालों का भी स्ट्राइक हुआ था। ऑटो वालों का भी हुआ था, ये पेट्रोल इसको लेकर, सीएनजी को लेकर, सारी सीएनजी से ही तो चलता है ऑटो। इसीलिए राहुल गांधी जो है ये काम करने के लिए गए। इससे हासिल होता है कुछ। इतने अवतार राहुल गांधी जी के हम लोग देख चुके हैं, कितने, अभी इतने 10-12 तो अभी हमने गिना दिया आपको। क्या उससे होता है? सर एक ठीक है, कनेक्ट होता है ना, जो लोग हैं उनके पास जा रहा है, एक आम आदमी के जो भी परेशान ग्रुप है उसके साथ मिल रहा है, ये एक उनकी अपनी पॉलिटिक्स की स्टाइल है, उस पर काम। और जो अपोजिशन में होते हैं ना, वही ये काम करते हैं। इसमें राहुल गांधी की बात नहीं है। सरकार में होंगे तब नहीं जाएंगे ना। नहीं, मोदी जी सरकार में रहते भी लोगों से मिलते हैं सर, तो पीएम सबसे मिलते हैं। मिलना अलग बात है, इस तरह से सड़क पर जाना अलग बात है। के घर में जाते नहीं जाते। पीएम के साथ सुरक्षा की समस्या है, इसलिए इस तरह से नहीं। भाई जी ठीक है, बढ़िया है मामला ये। नहीं, बढ़िया है, लेकिन कहा जाता है ना कि निरंतरता के बिना तो कुछ होता नहीं है, और राहुल गांधी की किसी भी काम में निरंतरता का बहुत अभाव है। जैसे हम सबको याद है कि अचानक वो उसकी धान की रोपाई करने भी चले गए थे। ये सबको याद है कि वो बुलेट मैकेनिक के यहाँ चले गए, मुझे पहन के गए थे सर। वो सब कुछ किया उन्होंने, मखाना वाले में चले गए थे, वो मछली तालाब में कूद गए थे, सब कुछ किया था। लेकिन सवाल ये है कि ये जो करते हैं वो क्या कनेक्ट होने तक रह पाता है क्या? क्योंकि उसके लिए तो चाहिए ना, वो बहुत भयानक मिसिंग है। संगठन नहीं है, और वो संगठन नहीं, स्वयं में नहीं है, आपको निरंतरता करनी पड़े। जैसे उदाहरण के लिए वो रेलवे वालों से मिलने गए थे, बाद में रेलवे की क्या किसी समस्या पर वो आए? क्योंकि रेलवे मंत्रालय की तरफ से तो बाकायदा बताया गया कि भाई ड्राइवर के केबिन में, अब वो कौन सी वाली सीट होती है बताइए जरा आप लोग, अरे वो कौन से नई वाली सीट लगती है, सब कुछ ठीक कर भूल गए, जिससे और अच्छे से सरकार को मौका मिल गया बताने का कि उन्होंने बताया, पहले ये हालत थी, अब हमने ऐसा सब बताया। उन्होंने ये भी बताया कि पहले जितने रेस्टरूम थे लोको पायलट्स के, उसमें से किसी में वॉशरूम कहां था। अब रेस्टरूम छोड़िए, अब तो हम इंजन में लगाने जा रहे हैं। फिर वो कुर्सी जिस तरह की थी, बैठे बैठे उनकी कमर टूट जाती थी, अब बढ़िया कुर्सी दे दी है उनको। अब ये भी दे दिया कि सेंसर लगा दिया कि अगर किसी को नींद आएगी तो रुक जाएगा, पता चल जाएगा। ये सब तो चलिए ठीक है, जैसे होता है लड़ाई में क्या कहते हैं, टैक्टिकल एंड स्ट्रेटेजिक। ये सब टैक्टिकल है, आपने कर लिया साल 6 महीने में। फिर भी अगर आपको करना है, राहुल गांधी को चाहिए एक सेंट्रल आइडिया, बिल्कुल, इससे वो नहीं है उनके वो नहीं है। आज ये करने का औचित्य क्या था सर राहुल गांधी का? क्या दिल्ली में चुनाव है? क्या ऑटो वालों को लेकर कोई स्ट्राइक कर रहे हैं ऑटो वालों? क्या ऑटो वालों ने अपनी समस्याओं को लेकर केंद्र सरकार को कोई पत्र लिखा है या सरकार से कोई मांग किया, दिल्ली सरकार पे आरोप लगाया है? नहीं, अभी तो आज अचानक उठ के आप जाकर आप पेट्रोल डीजल महंगाई को एक और दूसरा बयान आपको दिखाता हूं मैं, अब आप भी तुलना कीजिएगा। उसमें भी माहौल ही बनाया गया है, पुरानी बात याद दिलाई गई है। ये तो फिर भी करंट टॉपिक पर थे। योगी आदित्यनाथ का एक बयान है, मऊ में थे वो, विकास परियोजनाओं को लोकार्पित करने के लिए गए थे। तो मऊ को कभी मुख्तार अंसारी के ही नाम से जाना जाता था, डॉन मुख्तार अंसारी, अब वो रहा भी नहीं। इन्होंने कहा कि आज कोई माफिया पिस्तौल लहराकर खुली जीप में नहीं घूम सकता, किसी हिंदू को धमका नहीं सकता। अगर किसी ने हिंदू पर्व त्योहार में व्यवधान डालने की कोशिश की तो उसकी दुर्गति रावण और कंस जैसी होगी। कौन खुली जीप में धमका रहा था या घूम रहा था? आप खुद याद कीजिए योगी जी का बयान, साथ में वो तस्वीर जिसकी वो याद दिला रहे हैं, दोनों आपको दिखाते हैं। समाजवादी पार्टी तो माफिया और गुंडों के सामने नतमस्तक थी, नाक रगड़ती थी माफिया के सामने। माफिया को देख करके पसीने छोड़ते थे इनको, इनके मुंह से कोई बोली नहीं निकलती थी। आज माफिया पिस्तौल लहराते हुए, कोई धमका करके, खुली जीप में चल करके किसी हिंदू को धमका नहीं सकता है। किसी रामलीला में, किसी यज्ञ और कथा में, किसी धार्मिक आयोजन में, रामनवमी हो, शिवरात्रि हो, जन्माष्टमी हो, रक्षाबंधन हो, इन आयोजनों में अगर किसी ने व्यवधान डाला तो पर्व तो मना ही लेगा, लेकिन उसके बाद ये तय है कि रावण और कंस जैसी दुर्गति उसकी तय है जो व्यवधान डालने वाला है। ये मऊ का मामला, साल अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन हो गए होंगे 20-25 साल। तो इस पुरानी तस्वीर मऊ की तस्वीर है, ये 2005 की है। देखिए तो 21 साल पुरानी तस्वीर है। मऊ में दंगे हुए थे और कर्फ्यू लगा था, और कर्फ्यू में
ये आदमी मुख्तार अंसारी अपनी जीप में शहर भर में घूम रहा था। कहा ये जा रहा, उसके तरफ से कहा गया था कि ये दंगे रुकवाने के लिए गया था। जब अब बीजेपी के लोग ये कहते हैं कि ये दंगे करवाने के लिए गया था या हिंदुओं को डराने के लिए गया था। जी त्रिपाठी जी, नहीं, अब इसमें ये बस ध्यान में आ जाए कि ये जो रामलीला होती है तो उसमें जिस दिन भरत मिलाप होता है उसके बाद ये दंगे हुए थे, तो इससे संदर्भ समझ में आ जाएगा। जो दुकानें जली थी वो हिंदुओं की थी, जो लोग उसका शिकार हुए थे वो हिंदू थे, और उसके बाद पुलिस प्रशासन उस तरह से नहीं, और पुलिस प्रशासन के कवर में गया ये मुख्तार अंसारी जिप्सी में ऊपर बैठकर, और बाकायदा हथियारबंद लोग उसके साथ थे। पुलिस प्रशासन कुछ करने की स्थिति में नहीं था। मुख्तार अंसारी और उसके लोग ये दावा करते हैं कि वो शांति कराने गए थे, लेकिन वो एक तरह से वो थ्रेट था, वो प्रभाव था, वो स्थिति थी। मऊ में क्या माना जाता था मुख्तार अंसारी को? नहीं, मऊ में तो, मऊ और गाजीपुर तो मुख्तार अंसारी का एक तरह से कहें कि पूरा सिनोनिम है, सिनोनिम मतलब वहां तो गाजीपुर के रहने वाले हैं, लेकिन मऊ और गाजीपुर दोनों जगह जबरदस्त प्रभाव। अंत दिनों में क्या हुआ? नहीं, अंतिम दिनों में भी, अंतिम दिनों में भी व्हीलचेयर पे आ गए थे। जो मुख्तार अंसारी का बेटा था वो तो विधायक बना ही ना, सुभाषपा में है ना, जी सुभाषपा में, जिसकी सदस्यता गई और आई वही था जिसने कहा था कि जो अब्बास अंसारी, जिसने कहा था कि भैया को बोल दिया है। लेकिन हाँ, योगी राज में मुख्तार अंसारी के दुर्दिन जब शुरू हुए तो फिर वो मुख्तार के जाने तक रहे, यानी इस दुनिया से छोड़कर जाने से। लेकिन उसके पहले तक तो सचमुच मुख्तार अंसारी की तूती बोलती थी भाई। मुख्तार अंसारी को यहाँ दिल्ली से पत्रकार जाते थे तो वो कहानी लिखते थे कि वो अंग्रेजी के पत्रकार की मूछें कैसी थी, कैसे वहां राइफल लिए लोग खड़े हुए थे, कैसा उसका किला था, घर को किला कहा करते थे, तो वो था। और मतलब वहां से यहां तक की यात्रा, योगी जी ने इन दोनों का तो उदाहरण बनाया, अतीक अहमद का और मुख्तार अंसारी का। ये तो मानना पड़ेगा कि उन्होंने चाह के किया कि भाई ये अगर माफिया के ये प्रतीक बन गए थे तो फिर इनका ये दुनिया की नजर में ही इनका अंत होना चाहिए। एनीवे, अगली खबर पर बढ़ते हैं। आज एक खबर आई सर, मुझे लगा कि पहले तो ये अंतर्राष्ट्रीय टाइप मामला है तो अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ ले लेंगे, लेकिन लगा नहीं, ये तो शुद्ध हमारी पॉलिटिक्स हो रही है इस खबर में। तो क्योंकि खबर का केंद्र बिंदु है नेतन्याहू। आप सोचेंगे नेतन्याहू का इंडिया से क्या लेना देना। नेतन्याहू ने भारत और मोदी की तारीफ की। नेतन्याहू ने यह कहा कि दुनिया भर में हमें इजरायलियों को कई बार परेशानी झेलनी पड़ जाती है, बहुत सारे देश हैं जो कि हमें डीलेजिटिमाइज कर देना चाहते हैं, बहुत से लोग मान्यता देते नहीं हैं, बहुत से लोग जो मान्यता देते हैं वो हमारे एक्शंस से बड़े नाराज रहते हैं और हम पर टीका टिप्पणी करते रहते हैं, जैसे फ्रांस हुआ और बहुत सारे देश हैं खुलकर इजराइल के खिलाफ बोलते हैं, नेतन्याहू के खिलाफ बोलते हैं। तो उन्होंने कहा लेकिन एक देश है भारत, जहां हमें पूरी स्वीकार्यता मिली हुई है, और उन्होंने ये भी कहा कि हमारे समर्थकों की कोई कमी नहीं है, मतलब मैं चाहूं तो वहां मतलब भारत में बढ़िया से मैं रह सकता हूं, और भारत के लोग हमें प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। ये बयान उन्होंने दिया। इस बयान पर कांग्रेस पार्टी का जो रिएक्शन आया, यहां है खबर, उसकी बात करेंगे। आप नेतन्याहू का बयान सुन लीजिए। והמרחב היותר גדול הוא באמת הקשר הייחודי שלנו עם מעצמה ענקית שקוראים לה הודו. אני אומר, יש לנו בעיות בדלגיטימציה בעולם, אבל לא בהודו. נכון. בהודו יש תמיכה אהבת ישראל ממש. מטורפת, פשוט כן. מטורפת. אני חושב שיש יותר עוקבים מהודו מכל מקום אחר, אבל בכל זאת יש להם איזה מיליארד 400 מיליון איש, אבל הודו והמדינות השונות במרחב שציינת, אם כי אני לא רוצה בהכרח להיכנס לפרטים. तो नेतन्याहू कह रहे हैं भारत के लोग हमको बड़ा पसंद करते हैं। तो अब ये लिख रहे हैं जयराम रमेश, इजराइल के प्रधानमंत्री ने भी कहा कि भारत को छोड़कर पूरी दुनिया में इजराइल को वैधता के संकट का सामना करना पड़ता है, लेकिन अधिक सटीक बात यह होती कि यह समर्थन पूरे भारत में नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी के इकोसिस्टम में। पहली बात, आप उसके मुंह से वो क्यों कहलवाना चाहते हो जो उसने नहीं कहा? उसने भारत कहा। आपकी इच्छा यह है कि वो कहे कि हमें भाजपा के इकोसिस्टम में या मोदी के इकोसिस्टम में समर्थन मिलता है, ऐसा नेतन्याहू कहते। लेकिन यह फैक्ट नहीं है क्या कि भारत में इजराइल को समर्थन है? तो फिर आगे देखिए, बताना चाहिए था कि आगे 92 में इजराइल को आपने जो है पूरी तरह से स्वीकार किया, भारत कांग्रेस की गवर्नमेंट ने किया, कांग्रेस की गवर्नमेंट में किया। देखिए, फिर वो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पर भारी बमबारी शुरू किए जाने के ठीक 2 दिन पहले इजराइल में गए थे, बड़ी घनिष्ठता दिखाई थी। फिर उन्होंने कहा कि इन्होंने कभी ईरान के राष्ट्राध्यक्ष और बाकी सीनियर लीडर्स की टारगेटेड किलिंग की निंदा नहीं की, गाजा में जारी इजरायली नरसंहार और तबाही की निंदा नहीं की, लेबनान पर इजराइल की बमबारी के खिलाफ कभी विरोध नहीं जताया, लाखों फिलिस्तीनियों को जबरन बेदखल कर दिया गया तो ये चुप रहे।
उनके नागरिक अधिकारों को जिस तरह सीमित किया गया, इस पर कुछ नहीं बोले। प्रधानमंत्री मोदी नेतन्याहू के सबसे मजबूत समर्थक के रूप में सामने आए हैं। इजरायल मोदानी समूह के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है, उन्हें अत्यधिक नैतिक कार्यता का प्रदर्शन किया है, फलाना फलाना। आगे ये करोड़ों भारतीयों के लिए शर्मनाक और अस्वीकार्य है, ये वो लिख रहे हैं। अब आप क्या इसमें खबर क्या है? जयराम रमेश मोदी जी के लिए थोड़ी लिख रहे थे। जयराम रमेश ये लिख रहे थे कि मोदी इजरायल का दोस्त है। इजरायल से दोस्ती किसको बतानी पड़ रही है? उनको बतानी पड़ रही है जिनको इजरायल से दोस्ती पसंद नहीं है। पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान को नहीं, हमारे यहाँ मुसलमान को। पर भाई क्यों होना चाहिए? उनको बतानी पड़ रही है ये देखो, ये तो मोदी का यार है, और अब तो नेतन्याहू ने भी कंफर्म कर दिया। पर आप लेकिन नेतन्याहू भारत की बात कर रहा है। पर भारत जो है क्यों इजराइल को किसी भी बात पर जो है वो मतलब कहे कि या उसको क्रिटिसाइज करे? भारत की डिफेंस में इजराइल ने इतना कंट्रीब्यूट किया, करगिल वॉर में इजराइल आपके साथ खड़ा रहा, आपके एग्रीकल्चर में इजराइल आपके साथ खड़ा है, काउंटर टेररिज्म में इजराइल आपके साथ खड़ा है। क्यों करें? अगर भारत देश के लिए कोई एक कंट्री खड़ा है और भारत एक उसको डिपेंडेबल दोस्त मानता है, वो किसी पार्टी या किसी व्यक्ति के लिए नहीं है, वो भारत को अपना दोस्त मानता है। और मुसलमान नेतन्याहू से नफरत करते हैं, जो भी हो, इसी बात को अंडरलाइन करना था। अगर वो देश को मानते हैं, अगर मुसलमान देश को मानते हैं, तो उनको ये मानना चाहिए कि देश का जो भी दोस्त है वो अच्छा है। सर है पोस्ट इसीलिए पोस्ट है वो, उसका कुल मिलाकर फोकस ही वही है। वही वो मुसलमानों को, माइनॉरिटी को ये बताया जाए कि नेतन्याहू मोदी को दोस्त मानते हैं, और जो मुसलमान हैं वो नेतन्याहू को दुश्मन मानते हैं अपना। तो ये जो एक कनेक्ट है वो उसमें दिखाया जाए। और बाकी एक लाइन जिसका उनको हमेशा शौक रहता है जयराम रमेश को, वो भी उन्होंने लिख दिया, मोदानी वाली। ठीक है, तो लेकिन असली फोकस उनका माइनॉरिटी को लेकर। लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूं कि मुसलमान नफरत करते हैं, लेकिन करोड़ों लोग नेतन्याहू को पसंद, इजरायल को पसंद करते हैं। गलत है क्या? नहीं, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि भारत की क्या विदेश नीति में इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर कोई बड़ा बदलाव हुआ है? मेरे ख्याल से कोई बदलाव नहीं हुआ। और इजराइल को जो मान्यता दी वो नरसिम्हा राव सरकार के वक्त में हुई, कांग्रेस सरकार के वक्त में हुई, और उसके बाद से आज तक में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ फिलिस्तीन को लेकर भी। और ये बात ठीक है कि जब आपको कोई मदद करने के लिए खड़ा हुआ है, जो आपके साथ खड़ा हुआ है अच्छे वक्त में, देखिए कितनी गजब बात है। कोई भी देश ये कह रहा है भाई भारत बढ़िया देश है, तो भारत क्या भारत, हाँ। और आप कह रहे हो देखो ये तो हमारी तारीफ कर रहा है। हाँ। देखो ये कह रहा है हम इसको पसंद करते हैं। नहीं, लेकिन एक छोटी सी बात अभी कहनी जरूरी लग रही है। कांग्रेस को भी लगता होगा किस ग्रह नक्षत्र में नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बन गए कांग्रेस के। सारे ऐसे काम उन्होंने करा दिए जो कांग्रेस पर भारी पड़ते हैं। और कांग्रेस पार्टी के समय में जब कुछ कहा जाता है कि ये कुछ हुआ जिसमें जो दुनिया का सबसे शानदार, जिसको हम कहते हैं कि ओपनिंग अप ऑफ इकोनॉमी था, जिसको हम कहते हैं कि ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में हम शामिल हो गए, जिसका श्रेय कभी कभी मनमोहन जी को देते हैं जबकि देना नरसिम्हा राव को चाहिए। कांग्रेस ने दरअसल कुछ ऐसा किया ही नहीं। कांग्रेस हमेशा एक अलग किस्म की मुस्लिम अपीजमेंट के साथ, चाहे वो एक्सटर्नली हो या इंटरनली हो, और ये जो लिखा है इसके पीछे भी मकसद वही है कि मुसलमानों ध्यान कर लो, मोदी का दोस्त है नेतन्याहू, तुम हमारे साथ आ जाओ। तो अगर आप ये सब चिल्ला चिल्ला के कहिएगा तो क्या हिंदुओं को यहूदी नहीं पसंद आएंगे? मैं वही बोल रहा हूं। क्या हिंदुओं को नेतन्याहू अपने नेता नहीं दिखते हैं? और सच बात यह है कि इस देश के बहुतायत लोग पसंद करते हैं इजराइल को। वो फिलिस्तीन के विरोधी नहीं है, लेकिन हमास से वो नफरत करते हैं, आतंकवादी संगठन की तरह। और आप अगर उसको सर वो चाहते हैं इनका समझौता भी हो जाए, बन जाए। नहीं, भारत में कोई ये भारत तो किसी युद्ध के पक्ष में नहीं, लेकिन जब आप उसको कॉर्नर करेंगे, उसको बार बार दीवार की तरफ ढकेलेंगे तो कहीं तो रिएक्ट करेगा। अब फिर से जयराम रमेश वही कर रहे हैं। अब देखिए अगला बयान समीर जी आपके राज्य से, संजय राउत जी का बयान देखिए। मैं 2 बार सुना मैंने, कुछ मैं तो गलत नहीं सुन रहा हूं। कुर्बानी, कल ईद थी तो कुर्बानी को लेकर के काफी रहता है उस वक्त सरकारें जो है बीजेपी की, जहां वो इनका ध्यान होता है कि खुले में कुर्बानी नहीं होनी चाहिए। अब महाराष्ट्र के अंदर एक कंट्रोवर्सी हुई, एक सोसाइटी के लोग जो है हाउसिंग सोसाइटी के अंदर मुस्लिम परिवार रहते होंगे, वो बकरों की कुर्बानी देना चाहते थे, उन्होंने बकरे बांध के रखे हुए थे। वहां के जो बाकी और लोग थे सोसाइटी के, उनको पसंद नहीं था। यही विवाद था ना सर, पुलिस भी आई, काफी कुछ हुआ था, बहुत कुछ हुआ। तो वो विवाद वहां चल रहा था। क्या बोले संजय राउत? बोले हिंदू कुर्बानी नहीं देते क्या? कामाख्या में क्या करने के लिए गए थे? वो शायद शिंदे साहब को याद दिला रहे थे कि असम गए थे, कि कामाख्या में क्या करने गए थे, कितने भैंसों की बलि दी थी। तो अपनी कुर्बानी पसंद है, दूसरे की कुर्बानी पसंद नहीं है। उन दोनों ने
तुलना की दोनों की, और फिर कहा हम तो शिवाजी के वंशज हैं, हम तो मांसाहारी हैं, मराठा है, हम क्षत्रिय हैं, हम तो मांस खाते हैं, क्या प्रॉब्लम है? सुनिए। ये जो लोग बोल रहे हैं कुर्बानी के बारे में, महाराष्ट्र में कामाख्या देवी मंदिर में कितने कुर्बानी दी हमारे ये लोगों ने, कितने भैंसे काटे? 55। ये भी कुर्बानी है ना। तो अपनी कुर्बानी चलती है, दूसरे की कुर्बानी आपको चलती नहीं। महाराष्ट्र ये मांसाहारी है, छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है। हम क्षत्रिय है, हम मराठा है, हम तो ये कुर्बानियाँ देते रहेंगे। हम अपने भी देश के लिए कुर्बानी देते हैं। अगर हम कुर्बानियाँ नहीं देंगे तो देश और महाराष्ट्र कैसा बचेगा? कहाँ की ईंट कहाँ का रोड़ा, भानुमति का कुनबा जोड़ा। अब अपनी कुर्बानी पे आ गए हम तो देश के लिए अरे भाई समीर जी आप ही बोलिए, छोड़िए। ये मतलब कल्पना से परे है कि भाई शिवसेना का प्रवक्ता रहा और शिवसेना जो मातोश्री से जो भगवा के इतनी प्रचंड लहर निकलती थी पूरे महाराष्ट्र के अंदर, जो बाला साहेब ठाकरे हिंदुत्व के लिए जाने जाते थे, धाड़ते थे, उन्हीं पार्टी के प्रवक्ता के लोग आज किस तरीके से, मतलब अब उद्धव ठाकरे का क्या थे और क्या हो गया शिवसेना की, उन्होंने क्या हालत कर दी। अच्छा हुआ एकनाथ शिंदे चले गए अपने 55 एमएलए को लेकर, क्योंकि इस तरीके से माहौल में कौन रह सकता था। इलॉजिकल बात, मतलब क्या कंपैरिजन कर रहे हैं आप? आपके विधायक टूट के चले गए, ठीक है, आप उनको जो कह रहे हो कह रहे हो, लेकिन आप इस बात का समर्थन कर रहे हो। बाला साहेब ठाकरे ने तो क्या कहा था? बाला साहेब ठाकरे ने कहा था कि ये सारा बंद होना चाहिए, बकरी ईद के दिन और ईद के दिन जिस तरीके से लाल होता है। हमारी सरकार आएगी और जब उनकी सरकार बनी थी उस समय उन्होंने कोशिश भी की थी कि महाराष्ट्र के अंदर ये लागू हो कि इस तरीके से सार्वजनिक स्थान पर आप कोई बलि न दे सके, और वही आज संजय राउत इस बात का समर्थन कर रहे हैं। ये दो लाइन मराठी में चाह रहे हैं आपसे। अब सर संजय राउत मैं अब संजय राउत ने क्या, संजय राउत को सारी भाषा समझ में आती है, मराठी क्या, वो तो ऐसा राजनेता वो सारी भाषा समझ जाता है। लेकिन अब जिस तरीके से राजनीति को महाराष्ट्र में अंदर उद्धव ठाकरे और संजय राउत लेकर जा रहे हैं, अब ये बता रहे हैं कि वो राहुल गांधी के पद चिन्हों पे चल रहे हैं। अब उन्हें सिर्फ मुसलमानों वोट की चिंता है, हिंदुत्व का वोट उनके हाथ से निकल चुका है, वो इस बात को समझ गए। अगली खबर पे आ जाइए, इससे अगली खबर पे आ जाइए। अब ये भी ऐसी अचंभे वाली खबर है, नीट एग्जाम को लेकर के कल काफी बैठकें दिल्ली में हुई थी। नीट का री एग्जाम होने वाला है, पिछला पेपर लीक हो गया था। खबर यह है कि, अच्छा इसकी पुष्टि नहीं हुई है लेकिन सब जगह छपी हुई खबर आपको मिलेगी कि सेना की मदद ली जाएगी एग्जाम कराने में। सेना की मदद ली जाएगी एग्जाम कराने में। अब अभी आगे देखते हैं, सीरियस बात है ये मैं फिर कह रहा हूं, सरकार की तरफ से कोई कॉन्फर्मेशन इसका अभी तक नहीं आया। 21 जून को री एग्जाम होना है। अब इसके प्रश्न पत्रों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, क्योंकि लीक वहीं से होता है ना, इंडियन एयरफोर्स की मदद लेने की बात चल रही है। सरकार होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच के तहत गृह मंत्रालय, राज्य पुलिस, अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर परीक्षा सुरक्षा से पूरी सुरक्षा के साथ कराने की कोशिश कर रही है। अब एयरफोर्स की मदद ली जाएगी, अटपटी लगती है बात। रक्षा मंत्री से भी कल शायद मीटिंग हुई है इसको लेकर के। अटपटी तो है बात, लेकिन क्या ऐसा कहीं होता है? होता है, चाइना में होता है। चाइना में जैसे हमारे यहाँ ये सीयूईटी एग्जाम होता है, उनके यहाँ भी यूनिवर्सिटी का एग्जाम होता है बहुत बड़ा, उसमें भी लाखों बच्चे बैठते हैं वहां के, वो वहां की सेना कंडक्ट कराती है। इसके ऐसा नहीं है कि इसके पैरेलल दुनिया में नहीं है। हाँ, हमारे यहाँ जरूर इस पर तंज कसे जा रहे हैं। वो शिवसेना यूबीटी की सांसद हैं प्रियंका जी, उन्होंने कहा कि फिर सबमरीन भी बुला लेना, नेवी की मदद भी ले लो, है ना, तो उसमें कर लेना है जाकर के। तो ये तंजवंज तो सब अपनी जगह ठीक है। ये चीन में गाओकाओ नाम से होती है परीक्षा, वहां की सेना इसको कराती है, कंडक्ट कराती है, दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसी है कराने वाली। बट सवाल ये कि हालात ये हो गए, ये सरकार की एक तो ये दिखाता है कि सरकार अफोर्ड नहीं कर सकती इस बार कुछ भी गलत हो जाना इसमें। नहीं, लेकिन सौरभ जी ये तो मतलब इसको कहते हैं ना कि जो कुछ बचा है पर्दा हटा दिया है, देख लो। ये विचित्र है भाई। मैं अभी भी मानता हूं कि ये खबर सही न निकले। सेना एग्जाम कराएगी, चाइना में होता है, और पहली बात तो मैं हमेशा कहता हूं कि चाइनीज मॉडल कोई भी यहां नहीं चल सकता। 2009 में जब यूपीए की सरकार एसीजेट पॉलिसी कॉपी कर रही थी ना चाइना की, तब भी मैंने एक बहुत बड़ा लेख लिखा था और बताया था कि कैसे ये फ्लॉप होने वाला है। फ्लॉप ही हुआ। ये भारत में एग्जाम बिना किसी गड़बड़ी के होते हैं। हमारे शिक्षा मंत्री और शिक्षा मंत्रालय का आत्मविश्वास हिल गया है
तो इस तरह की खबरें आ रही। मैं फिर कह रहा हूं कि ईश्वर करे कि ये खबर गलत साबित हो, ऐसा होना नहीं चाहिए, ढंग से एग्जाम होना चाहिए और जो लोग एग्जाम में गड़बड़ कर रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस पर मैं वेट कर रहा हूं कि सरकार की तरफ से कोई बात आ जाए, खंडन ही आ जाए कि ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि सब जगह बैठक हुई है, सरकार इसमें शामिल है, पीएम इन्वॉल्व इसके अंदर, पीएम ने कहा ये करने के लिए। चलिए सर, अब देखते हैं आगे क्या होता है इसमें। बात समय इतनी इजाजत दे रहा, बहुत शुक्रिया समीर जी, राहुल जी, विजय जी, हर्षवर्धन जी, बहुत धन्यवाद आपका।